हेलो बच्चों। तो हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले यूनिट शुरू करने जा रहे हैं आज। ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग सेल के बारे में पूरा स्ट्रक्चर के बारे में पूरा देखे थे, है ना। और नहीं भी देखे होंगे, जिन लोग नहीं पढ़े होंगे उन लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। बाकी हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं किसके बारे में, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है कि इस चैप्टर में भले ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं लगातार। ठीक है। और ये चैप्टर जो रहती है और अदर चैप्टर के साथ में अटैच होती है। बिना इस चैप्टर के मैकेनिज्म को जाने हम लोग अदर चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर दो बातें हैं, एक सेल साइकिल के बारे में, दूसरा क्या है सेल डिवीजन के बारे में। इन दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखते हैं शुरुआत कैसे होती है इस चैप्टर की। तो यहाँ से जानते हैं सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन पढ़ते हैं। सेल डिवीजन को हम लोग बोलते हैं कोशिका विभाजन। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि सेल जो रहती है एक पाथवे फॉलो करती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइकिल। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पूरा नाम है इस चैप्टर का। हम बात करें नीट में इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है, तो नीट में हर साल 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से, है ना। प्रीवियस ईयर में 2025 में 4 क्वेश्चन करीब आए थे। और इसमें से जो मैकेनिज्म अभी पढ़ने वाले हैं, जैसे समसूत्री, माइटोसिस, मियोसिस पढ़ेंगे, उन सब का यूज भी रहता है ना अदर चैप्टर में, तो उनका भी जानेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखते हैं सेल एक्चुअल में डिवाइड कैसे होती है, सेल डिवीजन क्यों होती है वो जानते हैं। ठीक है। वाई सेल इज डिवाइडेड, मतलब हम बोलेंगे कि कोशिका विभाजन ही क्यों होती है, मतलब कोशिका विभाजित क्यों होती है। इसको हिंदी में लिखें, कोशिका विभाजित क्यों होती है वो जानना है हमें सबसे पहले। विभाजित क्यों होती है, क्यों होती है, तो ये बड़ा प्रश्न है ना। क्यों? क्योंकि देखो सेल जो रहती है प्रॉपरली एक बार बन गया तो सब चीज़ उसको मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, उसके अंदर का मैकेनिज्म सब चीज चल रहा है, डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है। तो हम देखे होंगे घर परिवार समाज सब जगह में डिवीजन होते रहते हैं, विभाजन होते रहता है। तो विभाजन के कई वो हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती है ना। मतलब हम एक दूसरे से अलग क्यों होना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कोई चीज़ थिंकिंग जो है मैच नहीं खाती है। या हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो भी चीज़ रहती है, जैसे मान लो घर परिवार में अलग होते हैं तो प्रॉपर्टी में जो बंटवारा होता है, कोई ना कोई अनबन जब होती है ना तभी जाके डिवीजन होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग सटीक आंसर देंगे कि कोशिका विभाजन क्यों होती है। तो आंसर देंगे कि क्या, कि इसमें जो रहती है ना कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो रहती है ना ये चेंज होता है लगातार। ये क्या हो जाती है, चेंज। और चेंज के कारण ही सेल को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होती है, तो इसके बारे में जानते हैं हम लोग। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में जाने कि देखो यहाँ पर हम लोग ये सेल वाले चैप्टर में हम पढ़े रहते हैं कि सेल में यहाँ पर ये सेल के अंदर में, चूंकि ये मान लो हम किसको ले रहे हैं, प्लांट सेल या एनिमल सेल, कोई भी को ले सकते हैं ना। चलो एनिमल सेल को लेते हैं हम लोग। एनिमल सेल में ये एनिमल सेल है, तो हम जानते हैं एनिमल सेल का सबसे आउटर बाउंड्री जो रहती क्या रहती है, ये सेल वॉल है। और अंदर सेल मेम्ब्रेन है ये, है ना। और अंदर में जो रहती है यहाँ पर लिक्विड फील्ड जो रहती है उसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो इसमें कितना साइटोप्लाज्म भरे रहते हैं उसको हम लोग वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, वीसी लिखेंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे है ना अंदर में जो सबसे अच्छी चीज होती है क्या, जो सबको कंट्रोल करके रखी हुई रहती है, वो है न्यूक्लियस। तो यहाँ पर रहती है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहती है न्यूक्लियस के चारों ओर रहती है, डबल मेम्ब्रेनस होती है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ रहता है ना उसको हम लोग वी एन से डिनोट करेंगे। वी एन मतलब वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये इसके अंदर में क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब लिक्विड फॉर्म में रहती है ये। और ये क्या रहती है इसके अंदर में, यहाँ पर जो है ये साइटोप्लाज्म होती है। तो इन्हीं सब में दिक्कत होते हैं, इसी की वजह से क्या होती है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है बिगड़ती है। तो इसका फार्मूला लिखेंगे हम लोग, के आई इज इक्वल टू वी एन डिवाइडेड बाई वी सी माइनस वी एन, मतलब वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसमें ऐसा टाइप का इसका फार्मूला है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का। यही क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, इसी की वजह से डिवीजन होता है। मतलब साइटोप्लाज्म वाला बोलेगा कि मैं ज्यादा हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म वाला बोलेगा या कैरियोप्लाज्म वाला बोलेगा ये अंदर वाला कि मैं ज्यादा हूँ। तो भाई ज्यादा ज्यादा करेंगे दोनों लोग तो खींचातानी तो होगा ही, डिवीजन होंगे ही। तो इसमें जो इसके जो वॉल्यूम्स रहते हैं ना इन दोनों में, साइटोप्लाज्म के और यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म के,
इसी में ना चेंजेस होते रहते हैं और चेंजेस होने की वजह से ही कोशिका क्या होती है, विभाजन करती है। ठीक है, अब कोशिका विभाजन करती है, डिवाइड होती है, तो है ना इसके भी टाइप्स होते होंगे, अलग अलग तरीके से डिवाइड होती है। तो कोशिका विभाजन के अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना, उसको भी जानते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ से अलग अलग टाइप्स को, कोशिका विभाजन के कितने टाइप्स हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ डिवीजन, टाइप्स ऑफ डिवीजन है ना, डिवीजन के कितने प्रकार हैं। तो सेल जो रहती है बेसिकली तीन चीज फॉलो करती है। एक जो रहती है ना, उसको हम बोलते हैं ए माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होती है। दूसरा होता है माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होते हैं, माइटोसिस। और तीसरा क्या होती है, मियोसिस प्रोसेस से डिवाइड होते हैं। ठीक है, मतलब बोला जाए इसको हम बोलेंगे क्या, असूत्री विभाजन बोलेंगे, असूत्री। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, समसूत्री विभाजन। और जबकि इसको बोलेंगे तीसरे नंबर को क्या बोलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन बोलेंगे। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन है ये। तो ये तीन प्रकार से क्या होती है, डिवीजन के टाइप है ना, कौन कौन से, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो किस में होती है और उसको भी जानते हैं हम लोग। तो इसके एग्जांपल लेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स या बोल सकते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, कैरियोट्स इसमें। और ये भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोट तो वैसे भी यूनिसेलुलर ही रहते हैं ना, यूनिसेलुलर। और ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, और ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। इन दोनों में डिफरेंस हम जानते हैं, सेल बायोलॉजी में पढ़े हुए रहते हैं क्या, कि जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होती है वो यूकैरियोट्स कहलाती है, जबकि विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल वाले लोग प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। मतलब बिना झिल्ली के, झिल्ली रहित कोशिकांग जिसमें पाई जाती है वो प्रोकैरियोट्स है, जबकि जिसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग पाई जाती है वो यूकैरियोट्स है। हालांकि दोनों यूनिसेलुलर है। तो इसमें जो देखो, वैसे भी हम जानते हैं इसका डिफाइनिंग करेक्टर होते हैं कैसे, कि ये जो सेल है, सेल के अंदर में जो प्रॉपरली न्यूक्लियस वगैरह का मेम्ब्रेन तो बना नहीं रहता, तो यहाँ पर न्यूक्लियोइड के फॉर्म में ऐसे अरेंजमेंट रहता है किसका, क्रोमोसोम का। उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, या इसको हम लोग जीनोफोर भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस वगैरह रहता नहीं है। तो इसमें जब सेल डिवीजन होना रहता है तो ये क्या करती है, यही न्यूक्लियोइड बिना कोई है ना दूसरे सहायता के या बिना कुछ किए क्या होती है, सीधे डिवाइड कर देती है, दो दो भाग में डिवाइड हो जाती है ये, है ना। और एक ही सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। यहां पर हम एक चीज जानेंगे कि यहां पर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन ही एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है, एक प्रकार का जनन है, एक प्रकार का जनन है। जनन का मतलब रिप्रोडक्शन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कौन से प्रकार के जीवों में जनन, सेल डिवीजन ही को है ना जनन होती है। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर आएगा क्या, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्यों, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप को ही दो भाग में डिवाइड कर देती है, और डिवाइड करके ऐसा क्या बना देती है, दो है ना सेल्स बना देती है। तो ऐसे डिवीजन होता है इसमें ए माइटोसिस प्रोसेस से, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, या बोला जाए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। क्यों, क्योंकि देखो भाई इसमें ट्रू न्यूक्लियस तो है नहीं, कोई मैकेनिज्म होना नहीं है, डिसअपीयरिंग ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब चीज कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज कुछ भी नहीं होगा, सीधा इसको डिवाइड करना होगा, है ना। मतलब ये जिंदा रहने तक तो जिंदा रहेगा, लेकिन उसके बाद में जब इसको ये लास्ट टाइम आएगा इसका, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर देगा। मतलब ये जो पैतृक कोशिका है ना, वैसे ही इसके क्या रहेंगे, पुत्री कोशिका, या बोल सकते हैं संतति कोशिका। यही कारण है, यही जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है ना किस में बदल गई, संतति कोशिका या ऑफ स्प्रिंग सेल में, और अपना जीनोफोर या जीनोम को इसमें दे दी, और क्या हुआ, हमेशा के लिए अमर रही, है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं इमॉर्टल्स होते हैं, इमॉर्टल्स। मतलब नेचुरली रूप से इसका डेथ नहीं होता, किनका, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। और यदि डेथ होगा तो फिर है ना ये सीधा मर ही जाएंगे। डेथ होगा का मतलब कहीं ना कहीं दूसरे जगह से केमिकल कोई मिल गया, या कहीं टकरा गया, कोई खा लिया इसको, तभी मरेंगे। वरना तो क्या है, नेचुरली रूप से सेल डिवाइड कर करके इमॉर्टल कंडीशन में रहते हैं। इसीलिए एक कोश की जीव है ना वो क्या रहते हैं, अमर रहते हैं, ऐसा बात सुने रहे होंगे। ठीक है, इमॉर्टल का मतलब अमर। अमर कैसे, नेचुरली रूप से अपने आप को दो भाग में डिवाइड कर दिया, फिर से नया हो गया। ठीक है, तो ये असूत्री विभाजन होती है। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, नीट में, फिर भी हमें इसके बारे में जानना है ना। दूसरा होती है ये क्या, है ना, समसूत्री विभाजन। सम का मतलब यहाँ पर क्या है, सम मतलब समान। तो समान कैसे, तो यहाँ पर भी वही कहानी है। कौन सी कहानी, यहाँ पर रहेंगे क्या, पेरेंट सेल, और वही पेरेंट सेल डिवीजन करके क्या बनाएंगे, डॉटर सेल्स बनाती है। ठीक है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस वाला डॉटर सेल दो है ना ऐसे बन गए हैं। ठीक,
ये जो है ये दोनों क्या है, डॉटर सेल है, डॉटर सेल मतलब पुत्री कोशिका है या संतति कोशिका बोल सकते हैं। लेकिन ये जो पेरेंट सेल रहता है इसका जीनोम कैसा है उसके हिसाब से डॉटर सेल का भी जीनोम होता है। कैसे? तो मान लो इसका जीनोम जो है 2n कंडीशन में है, मतलब ये द्विगुणित है। ये क्या है? द्विगुणित मतलब है ना, इसके डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड है। तो बताओ इससे जो बने हुए सेल्स होंगे क्या उन लोग के अंदर में भी 2n कंडीशन होगा कि नहीं होगा? इनके अंदर में भी 2n कंडीशन होगा। क्यों? क्योंकि समसूत्री पढ़ रहे हैं, मतलब समान गुणसूत्र, जैसा गुणसूत्र इसके पेरेंट्स के रहेंगे पेरेंट सेल के, वैसे ही गुणसूत्र इनके भी रहेंगे। किनके? उनके डॉटर सेल या संतति कोशिकाओं के। यदि मान लो यही वाला जो है द्विगुणित कोशिका में ना रहकर किसमें हो गया, अगुणित में हो गया, अगुणित कोशिकाओं में, तो अगुणित का मतलब होता है जिसमें क्रोमोसोम जो रहती है ना सिंगल रहती है, एक ही क्रोमेटेड उसमें रहते हैं, डबल क्रोमेटेड नहीं रहती, तो उनको ना हम लोग क्या बोलेंगे, अगुणित में रखेंगे। तो अगुणित से जो बनने वाली, अगुणित पेरेंट से जो बनने वाली डॉटर सेल होंगी उन लोग भी क्या होंगे, अगुणित ही होंगे, मतलब एन कंडीशन वाले ही होंगे, मतलब जैसा पेरेंट्स वैसे उसके डॉटर सेल भी रहते हैं। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, इसमें जब हम समसूत्री विभाजन पढ़ रहे हैं तो पेरेंट्स के जैसा ही संतति या है ना ऑफ स्प्रिंग हो रहे हैं, ये दोनों क्या है, इसके ऑफ स्प्रिंग है, ये ऑफ स्प्रिंग हुआ है ना, मतलब संतति ये भी क्या है, इन दोनों के ऑफ स्प्रिंग है, मतलब संतति है। क्यों? क्योंकि इसके पेरेंट्स सेल कैसे थे, अगुणित वाले थे, एन वाले, और इनके पेरेंट्स कैसे थे, 2n वाले, मतलब द्विगुणित वाले थे। तो बताओ जो ऑफ स्प्रिंग होगा इसमें है ना कोई चेंजेस दिखाई देंगे या क्या होगा इनके अंदर में, वो भी जानते हैं। तो देखें ये ऑफ स्प्रिंग जो है समान गुणसूत्र लिया है, समान गुणसूत्र किसके जैसा, पैतृक के जैसा, पैतृक सेल्स या पैतृक कोशिका के जैसा, पैतृक कोशिका सेल जैसा है ना, और सेम काम यही ये भी कर रहा है, ये ऑफ स्प्रिंग में भी वही कहानी है। तो बताओ यहां से कोई चीज में अलग है ना, या कोई चीज अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो सेम टू सेम पेरेंट के जैसा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर समानता आती है, समानता मतलब इसमें कोई प्रकार का चेंजेस हुआ नहीं, और इसमें ना विभिन्नता नहीं शो होती, मतलब बोल सकते हैं वेरिएशन नहीं आती इसमें, है ना, वेरिएशन का कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि पैतृक के जैसा ही जीनोम है इसके अंदर में। जीनोम क्या होती है वो भी जानते हैं हम लोग, तो जीनोम को ना बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता जीनोम है क्या एक्चुअल में। तो जीनोम का मतलब होता है एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब बोल सकते हैं कि गुणसूत्र की जो संख्या रहेगी ना वो कैसे रहेंगे, तो वो रहेंगे एन कंडीशन में, एन का मतलब अगुणित कंडीशन में, अगुणित वाले जगह में जब वो जैसा रहता है ना क्रोमोसोम, तो उसको ही हम लोग जीनोम बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हर टाइम में 2n रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है, हमारे सभी सेल के अंदर में 2n रहती है, लेकिन क्या इस दुनिया में हम ही लोग बस थोड़ी ना है, और भी तो ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर कई के अंदर में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही बस रहते हैं, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन में रहता है। तो जीनोम का नंबर मतलब होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, कौन, जीनोम, अगुणित। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, पेरेंट के जैसा होती है, समान गुणसूत्र पैतृक कोशिका से संतति कोशिका में आती है, समानता प्रदर्शित करती है, आइडेंटिकल होते हैं, है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन, मतलब विभाजन होता है लेकिन कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है कैसे, किस किस तरीके से हो रहे हैं, समान गुणसूत्र को लिए हुए ऐसा हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पर है ना एक बात जानते हैं, मियोसिस को अगले वाले उसमें पढ़ेंगे, है ना, इसमें जब माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होती है, समसूत्री, समसूत्री विभाजन, बताओ समसूत्री विभाजन के लिए एक बात जान रहे हैं हम लोग, तो ये ना समसूत्री विभाजन पूछेंगे कि ये डिप्लॉयड में होती है कि हैप्लॉयड में होती है कि दोनों में होती है, तो बताएंगे कि डिप्लॉयड हैप्लॉयड दोनों में ही पॉसिबल है। कौन? समसूत्री विभाजन है ना दोनों में होती है, दोनों में मतलब पैतृक में, दोनों में पैतृक कोशिका जैसे रहेंगे उसके हिसाब से डॉटर सेल बनेंगे। तो समसूत्री विभाजन हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड दोनों कंडीशन में होती है, और ज्यादातर विभाजन हमारे अंदर कभी देख ले हम लोग, है ना, ह्यूमंस के अंदर में जब जाइगोट से शुरू होता है एक सेल से, उस टाइम में भी समसूत्री विभाजन के द्वारा ही क्या होते हैं, वृद्धि होती है, ग्रोथ होते हैं। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन सबसे ज्यादा जो है ना ग्रोथ में हेल्प करती है, किसमें, ग्रोथ में, और जैसा है ना गुणसूत्र उसके पैतृक का रहेगा वैसे गुणसूत्र पुत्री कोशिकाओं में भी देखने को मिलती है। तो है ना बेसिकली याद हुआ होगा, है ना, मतलब है ना समझ आया होगा क्या क्या यहाँ पर हुआ। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं, है ना, और देखिए समसूत्री विभाजन को फिर से,
समसूत्री विभाजन में एक सेल से यहाँ पर कितने सेल बनते हुए दिखाई दे रहे थे? यहाँ पर एक सेल मतलब 2n से कितने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, 2 सेल ही दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी 2n वाला बना है और यहाँ पर भी ये 2n है, 2n। एक पेरेंट सेल था, है ना, एक पेरेंट सेल कितने डॉटर सेल बनाए? 2 डॉटर सेल बनाए। डॉटर सेल मतलब बोल सकते हैं एक पेरेंट सेल कितने डॉटर सेल बनाते हैं? 2 डॉटर सेल बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें समसूत्री विभाजन में कितने समसूत्री विभाजन या कितने क्या होती है उसको जानने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। उस फॉर्मूला को जानते हैं। तो समसूत्री विभाजन में समसूत्री विभाजन का फॉर्मूला है 2 की पावर n, है ना, 2 की पावर n फॉर्मूला होती है यहाँ पर, जहाँ पर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइटोसिस है। तो माइटोसिस की संख्या को हमें निकालना है कि कितने माइटोसिस होगा, कितने सेल बनेंगे ये बताना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर n का नंबर को जानना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है बेसिकली क्या निकालने का, समसूत्री विभाजन की संख्या निकालने का, की संख्या, समसूत्री विभाजन की संख्या ज्ञात करने का क्या है, ये ट्रिक है मान के चलो, या फार्मूला है बोल सकते हैं। तो देखो इसके एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यदि मान लो हमें दे दिया कि इतने सेल बनाना है करके बोल दिया, कोई नंबर दे दिया, तो हमें पता होना चाहिए कितने समसूत्री विभाजन द्वारा बनेगा। तो 2 की पावर n फार्मूला से हम लोग जब याद करते हैं तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे n के जगह में 1 2 3 रखते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर n मतलब जैसे मान लो 2 की पावर 1 रख रहे हैं हम लोग, n का नंबर 1 ले रहे हैं, तो 2 की पावर 1 में क्या हो जाएगा 2, मतलब एक बार समसूत्री विभाजन होगा तो 2 ही सेल बनेंगे। और देखो एक बार समसूत्री विभाजन हुआ, माइटोसिस हुए यहाँ पर, तो माइटोसिस से कितने सेल बन रहे थे, 2 ही सेल बन रहे थे। तो ये सही बात है, n का नंबर हम क्या लिए थे यहाँ पर, या n इज इक्वल टू क्या है 1। यहाँ पर अब हम चेंज करते हैं 2 की पावर 2, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, n की पावर n को नंबर हम लोग कितना ले रहे हैं 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, है ना। वैसे वैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ों का निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू 3 ले लेंगे तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 8, है ना। वैसे ही n इज इक्वल टू 4 लेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4 मतलब कितने हो जाएंगे 16, है ना। ये सब चीज़ हम निकालते जाएंगे। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 32, जहाँ n इज इक्वल टू कितना है 5। हम लगभग 10 तक याद रखते हैं ताकि, है ना, हमारा एग्जाम में आए तो इन्हीं सब के बीच से ही आता है। तो 2 की पावर 6 से हम करेंगे तो 64 हो जाती है, या n इज इक्वल टू कितनी है 6, मतलब जो भी 2 की पावर में रहेगा ना वो n हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही और क्या है 2 की पावर 7, तो है ना ये क्या हो जाएगा 128 हो जाएंगे, जहाँ n इज इक्वल टू कितने 7 है। और यहाँ पर 2 की पावर 8 मतलब क्या हो जाएंगे 256 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 8 है यहाँ पर। ठीक है, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 512, n इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 9, और यहाँ पर 2 की पावर 10 इज इक्वल टू हो जाएंगे 1024, जहाँ n इज इक्वल टू कितने हो गए 10 हो गए। मतलब ये है कि हम यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन को ना बना सकते हैं। कैसे, यहाँ से सीधा देंगे, क्या देंगे कि यहाँ से देंगे एक चीज देंगे क्या, कि जैसे मान लो हमें 16 सेल बनाना है तो कितने माइटोसिस की जरूरत पड़ेगा, यही क्वेश्चन पूछेंगे। तो भाई यही है क्या 4, है ना, आएगा तभी 2, क्यों, क्योंकि n की जगह हम लोग क्या रखेंगे 4, और 4 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। तो n का नंबर ही बताता है, ये जो है ना ये सब लिखे हैं n का नंबर, वो कितने माइटोसिस की संख्या हुआ है ना उसको बताता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, और ये सब जगह के लिए अप्लाई होता है ना ये पूरा, क्यों, मैथ्स है ये, मैथ्स में यही सब आता है। 7वां पद में क्या होगा, ये 8वां पद में क्या होगा, और ये सब 9वां पद में ये सब। ठीक है, 9 बार समसूत्री विभाजन होगा कितने कोशिका बन जाएंगी, ऐसा सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये जो है ना ये सब चीज पूछा जाता है। जब ना क्वेश्चन को थोड़ा कठिन करने की कोशिश करते हैं ना तो ये सब चीज को देते हैं ताकि टाइम कंज्यूम हो, टाइम लगे इसमें सॉल्व करने का। लेकिन हमारा डायरेक्टली याद रहेगा तो हम कहाँ से टाइम तुरंत निकालेंगे, तुरंत बन गया, निकले यहाँ से। n इक्वल टू 1 2 3 है ना, 2 4 8 16 32, ये सब चीज बनते जाएंगे सेल। यहाँ ये सब क्या है, नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ सेल, जबकि ये क्या है नंबर ऑफ माइटोसिस है ये वाला। समझ गए कि नहीं समझे। ठीक है, तो ऐसे इतने सेल बनते हैं, इतने माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। तो माइटोसिस के लिए दो बात याद रखना है यहाँ पर, है ना, कि माइटोसिस किस में होती है, तो ये दो है ना, डिप्लॉयड में भी होती है और हैप्लॉयड में भी होती है, तो दोनों जगह में होती है ये कौन, माइटोसिस। ठीक है, इसके बाद में अब हम लोग है ना जानते हैं मियोसिस के बारे में थोड़ा से। मियोसिस में क्या होगा, तो मियोसिस पढ़ते हैं। मियोसिस के बारे में पहले बेसिक चीज़ जानते हैं कि क्या है मियोसिस। तो मियोसिस का मीनिंग है क्या, मियोसिस
मियोसिस जो है ना, ये इसका मीनिंग है क्या, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन यहाँ पर जो हम देखे हैं है ना, समसूत्री विभाजन, इसमें देखो क्या हो रहा है, ये वाला जो देखे थे समसूत्री विभाजन के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पर कैसे हो गया, अच्छा ये वाला समसूत्री विभाजन में डॉटर सेल जो थे समान बन रहे थे किसके जैसा, पेरेंट के जैसा, इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इज अल्सो कॉल्ड, माइटोसिस है ये, माइटोसिस इज अल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि समान समान ही गुणसूत्र वाले है ना नया पैतृक कोशिका बनती है, नया जीनोम जो आया रहता है पेरेंट के जैसे जीनोम आया रहता है। ठीक है, जबकि हम लोग मियोसिस को बोलेंगे है ना, मियोसिस को देखो बोलेंगे हम लोग क्या, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं इसको, रिडक्शनल, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल का मतलब होता है ना आधा हो जाना, मतलब हाफ हो जाना, ब्रेक हो जाना, तो उसको हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, मियोसिस को अर्धसूत्री विभाजन। तो देखें इसमें क्या होती है अर्धसूत्री विभाजन में, तो यहाँ पर देखना है, पहले बात तो है ना 2-3 लाइन जो इंपॉर्टेंट है इसके लिए वो जानते हैं। पहले बात तो पहला लाइन ही इंपॉर्टेंट है कि यह केवल द्विगुणित, तो यह केवल द्विगुणित जननिक कोशिका में होती है, जननिक कोशिका है ना, जननिक कोशिका में होती है, यह केवल द्विगुणित जननिक कोशिका में होती है, मतलब बोल सकते हैं जो जर्मिनल सेल्स रहते हैं ना होती है, मतलब उसी में क्या होता है मियोसिस होता है, तो ये बात याद रखना है। मतलब ये किस में होंगे, डिप्लॉयड में ही होंगे, और जिसका जीनोम 2n रहेगा, और यही क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करके यहाँ पर एन कंडीशन का 2 डॉटर सेल बनाएंगे। ठीक है, अब यही जो डॉटर सेल रहेगी फिर से क्या बनाएगी एन कंडीशन में है ना, 2-2 सेल्स और बनाएंगे इन लोग। ठीक है, ये और भी बनाएगा 2 सेल। तो मतलब हम यहाँ से देख सकते हैं कि जब डिप्लॉयड में ही बस होता है, केवल डिप्लॉयड, ओनली डिप्लॉयड लिखा हूँ मैं यहाँ पर, केवल द्विगुणित कोशिकाओं में, मतलब ओनली डिप्लॉयड सेल में ही क्या होती है ना, ये मियोसिस होगी। तो देखो पहले जब मियोसिस होती है इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, तो मियोसिस यहाँ पर होती है फर्स्ट, जिसके द्वारा 2 चीज बनती है, और दूसरा होता है यहाँ पर फिर से मियोसिस होंगे, तो यहाँ से मियोसिस हो गया सेकेंड, जिसके द्वारा और फिर क्या बनेंगे, एक एक सेल से 2-2 सेल बन जाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक सेल जो एक पेरेंट सेल था यहाँ पर डिप्लॉयड वाला है ना, ये क्या था पेरेंट सेल, इस पेरेंट सेल से एक पेरेंट सेल है ना डिवाइड करके कितने डॉटर सेल बनाती है ना, तो डॉटर सेल की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 4 डॉटर सेल बनाती है। जबकि मियोसिस में क्या हो रहा था, माइटोसिस में एक सेल से 2 ही सेल बन रहे थे, जबकि इसमें क्या हो रहा है कि एक सेल से 4 सेल बन रही है, एक सेल से 4 सेल बन रही है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं है ना, उसमें भी फार्मूला का यूज कर सकते हैं, कैसे, तो इसके लिए फार्मूला जो होता है ना 4 की पावर n होती है, जहाँ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइटोसिस, मियोसिस, नंबर ऑफ मियोसिस, मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो हम लोग 1-2 को रख के देख सकते हैं, 4 की पावर 1 मतलब कितना है 4 है ना, 4 की पावर 2 करेंगे कितना हो जाएगा 16, 4 की पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 64। इतना तेजी से विभाजन होता है इसमें, क्यों, क्योंकि देखो 4 गुना ज्यादा हो रही है, सीधा सीधा है कि नहीं, सभी का 4 गुना, इसमें फिर है ना 4 से इंटू करेंगे तो बढ़ेगी, मतलब इतना तेजी से विभाजन होता है। तो इसमें फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला 4 की पावर n है, जबकि उसका फार्मूला क्या था 2 की पावर n से चलती थी है ना, 2 की पावर n से, यहाँ पर 2 की पावर n देखे हैं यहाँ से है, जबकि ये क्या है 4 की पावर n से चलती है, ये अर्धसूत्री विभाजन जो है। ठीक है, और इसमें 2 सब फेजेस आते हैं, देखो एक मियोसिस फर्स्ट हो रहा है और दूसरा क्या है मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड को हम सेम एज माइटोसिस भी बोलेंगे, आगे चल के जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो मियोसिस जो होगा हमेशा जननिक कोशिका में होगा, और पेरेंट सेल जो रहेंगे ना कितने सेल प्रोड्यूस करेंगे, 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेंगे। मतलब जननिक कोशिका किसको बोलेंगे, गैमिट प्रोड्यूस्ड सेल को बोलते हैं हम लोग, मतलब जो गैमिट बनाती है, युग्मक बनाने वाली कोशिका को बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो ये जनन कोशिका है, पेरेंट सेल है कौन सी है ना, जनरेटिव सेल्स है, मतलब जननी कोशिका, जनरेटिव सेल। तो इसके द्वारा जो बनी हुई, एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं जनरेटिव सेल है ये, तो इसके द्वारा जो बनी डॉटर सेल है उन लोग क्या हो जाएंगे, युग्मक कोशिका, या बोल सकते हैं गेमिट सेल्स बोलेंगे इसको, युग्मक सेल है ये, मतलब गेमिट कोशिका होती है ये। तो गेमिट बनाने के लिए वैसे भी मियोसिस होता है, गेमिट बना रहे हैं, एक बार मियोसिस से कितने डॉटर सेल बन रहे हैं, यहाँ पर 4 बन रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ से हम एक चीज जानेंगे कि जब ये डिप्लॉयड कंडीशन में है और इसका आधा गुणसूत्र ही इसमें है, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही इसमें हो गई है, तो बताओ ये जो डॉटर सेल दो बने हैं, यहाँ पर 2 डॉटर सेल बने हैं, 2 डॉटर सेल, ये क्या 2 डॉटर सेल पेरेंट के जैसे समानता प्रदर्शित करेंगे? तो नहीं करेंगे, तो समानता नहीं आएगी इसमें, समानता क्या नहीं होगी, नहीं आएगी। तो उसकी जगह में है ना, जो माइटोसिस में पढ़े थे विभिन्नता नहीं होती करके, तो इसमें क्या हो जाएंगी, विभिन्नता होगी, है ना, वेरिएशंस आएंगे इसमें। मतलब बोल सकते हैं जो लैंगिक जनन जब होती है ना, लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक का मिलन होता है, तो युग्मक का जब मिलन होगा तो विभिन्नताएं पैदा होती है, ये बात जान लेना है। ठीक है, अब ये जो डॉटर सेल है, अब चलो बताओ, यहां से विभिन्नता होगी, 2 डॉटर सेल बने, अब ये जो दोनों डॉटर सेल है, ये दोनों इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखना यहाँ पर एन है और यहाँ पर भी एन एन है, तो इनके इन दोनों के लिए पेरेंट्स हो गया, तो ये दोनों जो है ना, इनके जैसा गुणसूत्र रखा है, तो इनके है ना बिहाफ में बात करेंगे तो समान हो जाती है, जबकि इन दोनों को इनके बिहाफ में बात करेंगे तो असमान विभिन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो इनका पेरेंट एन वाला है तो ये भी एन एन है, लेकिन इनका इनके पेरेंट्स का पेरेंट जो है ना वो क्या है, 2n, तो इसमें इससे कंपेरिजन इसको करेंगे तो विभिन्न है, जबकि इससे कंपेरिजन करेंगे तो समान है, ये भी जानना है हमें। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर विभिन्नताएं आती है ना, तो विभिन्नता किस में आती है करके क्वेश्चन पूछा गया है, तो लैंगिक प्रजनन जीवों में विभिन्नता आती है, लैंगिक प्रजनन जीवों में, लैंगिक प्रजनन जीवों में क्या आती है, विभिन्नता आती है ना, विभिन्नता। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग युग्मक मिलेंगे और उसी से क्या प्रोड्यूस होगी, विभिन्नता आती है ना, ये बात जानना है हमें, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। लैंगिक प्रजनन जीवों में विभिन्नता आती है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि लैंगिक प्रजनन में पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे, मतलब है ना गेमिड बनेंगे, और वही गेमिड जो रहेगा पेरेंट के जैसा है ना कैरेक्टर शो नहीं करेगा, इसीलिए है ना इसके गुणसूत्र की संख्या आधा हो जाती है, और है ना इससे बनने वाली जो संतति रहती है असमान हो जाती है, समानता प्रदर्शित नहीं करती, और जब गुणसूत्र की संख्या आधी होती है इसलिए अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं, या रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, आधा हो जाना, या असमान विभाजन बोलते हैं, असमान विभाजन, जबकि उसमें समान विभाजन होता था, इक्वेशनल डिवीजन, और इसमें क्या होती है, असमान या हाफ रिडक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मियोसिस है ये। तो तीनों प्रोसेस समझ आया होगा, है ना। अब इसके बाद में हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या हुआ, है ना, हम पढ़े क्या चीज के, हम पढ़ना शुरू किए, कहाँ से लड़ाई शुरू हो रहा था, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स से शुरू हुआ, और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में यहाँ पर सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में लड़ाई हो रहा था, इनके लड़ाई होने की वजह से सेल डिवाइड होने के लिए तत्पर हुआ, तो सेल डिवाइड होगा तो 3 प्रोसेस है उसके लिए, है ना, ये सब चीज़ें है ना बताया, इसके बाद में ये चीज़ें बताया मियोसिस के बारे में, है ना। उसके बाद हम लोग अब पढ़ना यहाँ शुरू करते हैं कि सेल अचानक से डिवाइड होना शुरू करती है, लेकिन कैसे डिवाइड होती है उन सबको बारे में जानते हैं। तो देखें यहाँ से, तो देखते हैं इधर, सभी जीवों की वृद्धि और प्रजनन कोशिकाओं के विभाजन और वृद्धि पर निर्भर करता है, मतलब सभी जीवों की वृद्धि और प्रजनन कोशिकाओं के विभाजन, देखो 2 चीजें होती है, एक होता है ग्रोथ एंड दूसरा होता है रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सभी जीव लगभग करते हैं, ठीक है। जीवों में क्या होती है, सभी ग्रोथ भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होती है, और ये दोनों कैसे हो पाते हैं, जब कोशिका विभाजन करती है, ठीक है। तो देखो दोनों में से देखे, कोशिका विभाजन करती है और वृद्धि पर निर्भर करते हैं, विभाजन करेगी और ग्रोथ करेगी, कैसे, अब सेल जो है डिवाइड होगी ऐसे 2 भाग में, अब देखो ये सेल का साइज जो है मान लो इतना इतना सा है, अब इसमें ना ग्रोथ होंगे, इतना बड़ा बड़ा साइज हो जाएगा इन दोनों का, इसी सेम सेल का साइज बड़ा हो गया, तो बड़े होने का हम क्या बोलेंगे, वृद्धि, हम इसको क्या बोलेंगे, वृद्धि। तो ये जो रहती है दोनों चीजें कोशिका विभाजन के ऊपर में निर्भर करती है, और विभाजन भी होती है कोशिका, और कोशिका विभाजन करके देखो ये क्या है, पहला स्टेप विभाजन है, जबकि दूसरा स्टेप क्या है, वृद्धि है, ये दोनों क्या है, वृद्धि, और इसी सेल से डिवाइड हुए हैं, तो एक ये पेरेंट सेल हो गया और इन लोग क्या हो गया, डॉटर सेल्स हो जाती है, ये भी डॉटर सेल है, ये भी डॉटर सेल। तो देखो सभी जीवों की वृद्धि और प्रजनन कोशिकाओं के विभाजन और वृद्धि पर निर्भर करती है, ये जान गए। तो हम लोग वृद्धि को जानेंगे, तो जनरली वृद्धि होती है माइटोसिस से, माइटोसिस जब भी होगा तो ग्रोथ होती है, और प्रजनन को बोलेंगे तो माइटोसिस मियोसिस दोनों से होती है। कैसे, प्रजनन का मतलब ही नया सेल बनाना है, तो नया सेल बनाने के लिए दोनों 2 प्रोसेस है, माइटोसिस भी मियोसिस दोनों प्रोसेस से हो सकती है, ठीक है। तो जान गए हम लोग। कोशिकाओं के विभाजन और गुणन के
के तंत्र एक साथ कोशिका प्रजनन का गठन करते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि जब रिप्रोडक्शन होती है, मतलब सेल डिवाइड होती है और उसमें मल्टीप्लिकेशन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब वो है ना बार बार डिवाइड होते रहती है, तो वही सब मिलकर, दोनों मिलकर डिवाइडिंग वाली चीज मतलब विभाजन वाली चीज और उसके मल्टीप्लिकेशन वाली चीज, दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे क्या, कि कोशिका प्रजनन एक तंत्र विकसित कर रही है और उसी के द्वारा वो डिवाइड होना शुरू की है। और कितना भी डिवाइड होना है वो भी जरूरी रहता है, क्यों? क्योंकि भाई सेल जो रहती है ना, अनलिमिटेड डिवीजन कर सकता है जब वो उससे कैंसर सेल बनती है तब। विदाउट जब कैंसर सेल नहीं रहते तो उस टाइम में ना ग्रोथ या रिप्रोडक्शन बोला जाए सेल का, एक प्रॉपरली मैनर में होता है। प्रॉपरली मैनर मतलब जैसे 10 सेलों की जरूरत है तो 10 सेल को बनाने के लिए जितनी माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी, या 16 सेल बनाना है तो उतने ही माइटोसिस होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, है ना। नंबर ऑफ माइटोसिस सेम रहती है। जैसे यहाँ पर हम एक डायग्राम दिखाया है कि जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करती है तो एक एक सेल रहती है एन एन कंडीशन में, एन एन से दोनों लोग जब बनते हैं तो जाइगोट बनती है, और जाइगोट बनी हुई रहती है कैसे, 2n वाले, मतलब n प्लस n दोनों जब मिलते हैं तो इससे फर्टिलाइजेशन होता है, इससे जाइगोट बनती है। मतलब हर एक जीव जो है अपने जीवन की शुरुआत बोल सकते हैं, एनसीईआरटी शुरू में इंट्रोडक्शन में लिखा है कि जीवन की जो शुरुआत करते हैं ना हर एक ऑर्गेनिज्म, वो एक ही सेल से करते हैं, एक सेल से। और एक सेल से ही ना लाखों सेल बन जाती है, लाखों करोड़ों सेल बनती है, लाखों करोड़ों अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है, ठीक है, करोड़ों सेल बन जाते हैं, ठीक है, एक ही सेल से शुरू होती है सबका जीवन, है ना, सबका जीवन एक ही सेल से शुरू होती है। अब बोलोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल से शुरू कर लाखों कैसे बन गई, तो यूनिसेलुलर में एक सेल से एक सेल ही रहेंगे, है ना, बदलेंगे नहीं, वो डिवाइड होगा, दो सेल बनेगा, दोनों आपस में अलग अलग सेल हो जाएंगे, अलग अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बना देंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बोल रहा हूँ। बाकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल मिलकर है ना यूनिट बनाएंगे। और हम जानते ही हैं सेल बायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो ओरिएंटेशन जानते हैं, सेल जब रहती है ग्रुप बनाती है तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू, है ना, टिश्यू से बनती है क्या, ऑर्गन, ऑर्गन से बनती है क्या, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी क्या बनी हुई रहती है, बॉडी बनी हुई रहती है। तो जो हायर एनिमल्स हैं उन सब में ओरिएंटेशन देखा जाए तो ऐसा सीक्वेंस फॉलो होता है, ठीक है। अब जीवन की शुरुआत हमारी कहाँ से हो रही, एक ही सेल से हो रही, तो इसके बारे में और जानते हैं हम लोग, ठीक है। कोशिका चक्र वाला टॉपिक है, इसमें देखते हैं। यह एक कोशिका की जीवन अवधि है जिसके दौरान एक कोशिका डीएनए प्रतिकृति को संश्लेषित करती है, बढ़ाती है और दो बेटी मतलब पुत्री कोशिकाओं में विभाजन करती है। मतलब देखो क्या है, कोशिका विभाजन जो है ना सतत प्रक्रिया होती है। कोशिका विभाजन के दौरान में है ना, कोशिका विभाजन के दौरान या अवधि में क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों को सेपरेशन करना है, दोनों डॉटर सेल के अंदर में सेम सेम क्रोमोसोम जाना चाहिए, तो डीएनए दो पार्ट में स्प्लिट होती है और स्प्लिट होकर क्या करती है, डिवाइड करके बना देती है। मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन, जिसको हम लोग क्लास 12 के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़े हुए रहते हैं, कि जब हम इसका रेप्लिकेशन का पूरा मैकेनिज्म जाने रहते हैं तो जब दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है वो ब्रेक हो जाती है ना, इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। और नया स्ट्रैंड जो बनती है, नया बनती है लैगिंग और लीडिंग वाला पढ़े हुए रहते हैं, इस टाइप का ऐसे डायग्राम देखे हुए रहते हैं, ऐसा है ना, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ऐसे सब पढ़े रहते हैं। 5 डे एंड 3 डे एंड इधर 3 डे एंड इधर 5 डे एंड वाला, ये सब पढ़े रहते हैं। मतलब डीएनए का संश्लेषण, तो डीएनए जब ऐसे संश्लेषित होती है, इसको हम लोग प्रूव भी किए थे, है ना, जब डीएनए का रेप्लिकेशन पढ़े थे। तो देखो यहाँ पर ये वाला ब्लू वाला जो दिख रहा है नया डॉटर सेल, अब ये दोनों जो है ना एक एक सेल को मिल जाएगा, इस एक को मिल जाएगा, दूसरा वाला दूसरे को मिल जाती है। तो इसके लिए डीएनए का प्रतिकृतिकरण होना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद फिर सेल का साइज वगैरह सब बढ़ती है, दो सेल्स में डिवाइड हो जाती है। कोशिका वृद्धि, साइटोप्लाज्मिक वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है, डीएनए संश्लेषण केवल एक विशिष्ट चरण में होता है। देखो यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि सेल ग्रोथ जो है ना, सेल ग्रोथ मतलब कोशिका वृद्धि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया ये बात में कोई शक नहीं है कि कोशिका की जो वृद्धि है ना, वो क्या है, सतत प्रक्रिया है। मतलब वृद्धि होते रहता है, ग्रोथ होते रहते हैं सेल्स में, ठीक है, क्या होते रहता है, ग्रोथ। लेकिन ये ग्रोथ जो है ना, उसके लिए एक ना क्राइटेरिया रख दिया गया है कि ग्रोथ कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, सतत प्रक्रिया क्यों बोल रहे हैं। तो जब ये सेल जो है ऐसा दिख रहा है अभी, है ना, थोड़ा के बाद में ये है ना, थोड़ा देर के बाद में ये ऐसा दिखेगा, उसके बाद में ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है, फिर उसके बाद में ये ऐसा दिख रहा है।
अब इसके अंदर में भरा हुआ है क्या, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर में भी साइटोप्लाज्म भरे हैं, इसके अंदर में भी साइटोप्लाज्म भरे हैं, इसके अंदर में भी साइटोप्लाज्म भरे हैं। अब ये साइटोप्लाज्म भरा तो है ना, लेकिन यहाँ पर का जो साइटोप्लाज्म जो है ना, यहाँ का साइटोप्लाज्म का जो VC है, वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म, मान लो क्या है 10 ml। यहाँ का VC जो है कितना है, 12 ml है। यहाँ का VC क्या है, 15 ml है। और यहाँ का VC क्या है, 20 ml है। मतलब देखो यहाँ पर साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है ना, वो चेंज होते जा रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म का चेंज होते जा रहा है। और यही चेंजेस की वजह से, मतलब साइटोप्लाज्म के ग्रोथ होने की वजह से, मतलब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके ग्रोथ होने की वजह से ही इसको सतत प्रक्रिया बोला गया है। मतलब ना कि साइटोप्लाज्म जो है ना चेंज होते ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो भाई, पानी हम पी रहे हैं लगातार, खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन वगैरह है, तो सेल के अंदर लगातार वो ग्लूकोज जाते रहती है, पानी वगैरह आते जाते रहती है, मतलब कम ज़्यादा होते रहता है। तो सेल जो है ना ग्रोथ करते रहता है, मान के चलो, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन हर टाइम मिलते रहती है। ये देखे भी होंगे जब, है ना, जब हम लोग पेड़ पौधे को लगाते हैं, अंकुरित होती है, तो लगातार ग्रोथ होते रहता है उसमें। ठीक है, सतत, है ना। इसके अंदर में कोशिका विभाजन भी, या कोशिका वृद्धि, है ना, विभाजन नहीं, कोशिका वृद्धि क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन किसके टर्म में बोलेंगे, तो किसके टर्म में बोलेंगे कि साइटोप्लाज्म में लगातार बदलाव होते जाता है। साइटोप्लाज्म के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है एनसीईआरटी में, इसको ब्रैकेट में करके लिखा है एनसीईआरटी ने, है ना। एनसीईआरटी लिखा है कि कोशिका वृद्धि के संदर्भ में लिखा है, कोशिका वृद्धि के संदर्भ में, मतलब कोशिका वृद्धि, मतलब कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में लिखा है कि कोशिका द्रव्य जब वृद्धि करती है तब जाके कोशिका वृद्धि होती है। मतलब कोशिका द्रव्य का वृद्धि होना जरूरी है, मतलब साइटोप्लाज्म का वृद्धि होना जरूरी है, तभी इसको हम क्या बोलेंगे, सतत प्रक्रिया बोलेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। और इसको ना, इसको AR वाले क्वेश्चन में दे सकते हैं, या ट्रू फॉल्स में, या स्टेटमेंट बना के, है ना, लिखेंगे कि सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे, यह किसके संदर्भ में दिया गया है, तो कोशिका द्रव्य की वृद्धि के संदर्भ में दिया गया है कि कोशिका वृद्धि लगातार बढ़ते रहती है। ठीक है, तो ये बात जानना है। और इसमें कोशिका विभाजन जब होगा ना, तो कोशिका वृद्धि होते रहेगा, और धीरे धीरे वृद्धि करने के बाद में जब ज्यादा वृद्धि हो जाएगा तो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। वही 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोशिका वृद्धि, कोशिका द्रव्य लगातार बढ़ रही है, और कोशिका द्रव्य जब बढ़ रही है तो कैरियोप्लाज्म के ऊपर में प्रेशर दबा, है ना, बनाएगा या दबाव बनाएगा। इसकी वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म फट सकते हैं, मतलब वहां का द्रव्य निकल सकता है, इसीलिए दोनों डिवाइड हो जाते हैं। और इसमें डीएनए संश्लेषण केवल एक विशिष्ट चरण में होता है। डीएनए संश्लेषण मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक ही चरण में होगा, सेल साइकिल के एक चरण में, कोई एक चरण में। तो वही कौन सी चरण है उसको जानने वाले हैं हम लोग। तो देखते हैं यहाँ से। तो देखें, कोशिका चक्र की अवधि प्रत्येक जीव और प्रत्येक कोशिका प्रकार में भिन्न होती है ना। अलग अलग सेल में अलग अलग, है ना, डिवीजन का टाइम रहता है। कोई सेल जल्दी डिवाइड हो जाती है, कोई जो है ना देर से डिवाइड होती है। तो इन दोनों को जानते हैं हम लोग कैसे होती है उसको। ठीक है, तो देखें यहाँ से, पहले बात तो ये जानना कि कोशिका चक्र या सेल साइकिल जो रहती है अवधि प्रत्येक जीवों में समान नहीं रहती, प्रत्येक जीवों में क्या होती है, भिन्न होती है। वो बात जानना है, वेरिएशन करती है। तो हमें कुछ जीवों का ही नाम दिया गया है यहाँ पर, इसको जानते हैं। एक विशिष्ट यूकेरियोटिक कोशिका चक्र, जैसे कि मानव कोशिका, ह्यूमंस के बारे में बताया। ह्यूमन सेल्स की अवधि लगभग कितनी है, 24 आवर्स होती है, 24 घंटों में डिवाइड होती है। खमीर, खमीर का मतलब होता है ईस्ट, ईस्ट है। यूनिसेलुलर कवक होते हैं खमीर में, यह केवल 90 मिनट के अंदर में, मतलब ये क्या है 1.30 आवर। तो कभी कभी 1.30 आवर 1.5 घंटा देंगे, 90 मिनट नहीं देंगे तो भी सही है ये। ठीक है, याद रखना कि लोगों को इसी में दिक्कत रहता है लोगों को, है ना। तो याद रखना 90 मिनट का मतलब क्या है, 1.5 घंटा। इन सबको भी हमें ना उसमें डिवाइड करके आना चाहिए। 24 घंटे मतलब कितने सेकेंड होते हैं, कितने मिनट, वो सब चीज़ को, क्योंकि 24 घंटा यहाँ पर तो दिया है, लेकिन उसको मिनट और सेकेंड में भी पूछ सकता है, क्योंकि मीनिंग तो एक ही है उसका, है कि नहीं। तो कोशिका विभाजन कितने देर में होता है, 24 घंटे में होता है। किसमें, ह्यूमंस में, मतलब ह्यूमंस की जो सेल होती है ना 24 घंटों में डिवाइड होती है। ठीक है, और इसका ईस्ट का दिया है 90 मिनट में, तो जानते हैं। और आगे ठीक है, अब देखिए सेल साइकिल के, है ना, 2 चरण होते हैं। तो पहला चरण जो होता है इंटरफेज वाला चरण है, दूसरा एम चरण होती है ना, मतलब एम फेज होता है, दूसरा क्या होता है, ये जो इंटरफेज वाला फेज होता है। तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं कि देखो, ये यहाँ पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा फेज है ना, पूरा क्या दिखाई दे रहा है, इंटरफेज है। इंटरफेज सिर्फ एम फेज को देखो, ये छोटा सा ग्रीन में जो दिखाई दे रहा है ना एम फेज, वो दिखाई दे रहा है।
तो देखो हम चूंकि है ना ह्यूमंस के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं, एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं किसका, ह्यूमन सेल का, ह्यूमन सेल। और अभी देखिए ह्यूमन सेल में 24 आवर्स में जब डिवीजन होता है तो उसमें 23 आवर प्लस 1 आवर में हम इसको डिवाइड किए, तो ये जो 24 आवर है ना वो इंटरफेज है, जबकि 1 आवर वाला कौन सा फेज है, एम फेज, मतलब माइटोटिक फेज बोलते हैं जिसको। तो देखो इंटरफेज की अवधि जो है ना वो क्या है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 95% तक जो टाइम है, टेकन वाला टाइम, टेकन 90% टाइम किसका है 23 आवर्स वाले में, जबकि 5% जो टाइम है ना किस में है, माइटोसिस एम फेज में। ठीक है, 5% टाइम। ठीक है, तो ये भी याद रखना हमें, 23 घंटा और 1 घंटा, ये पूरा 23 घंटा है, और 23 घंटा तक के ऐसे लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, धीरे 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 धैर्य रख रहा है सेल, है ना। यहाँ से हम लोग एक चीज सीख सकते हैं कि धैर्य रखना जरूरी है, एक ही दिन में बदलाव नहीं आने वाला है ना, हमेशा टाइम लगता है। यदि तुम सच में मेहनत की हो कोई चीज के लिए, कोई चीज को पाने के लिए, या अच्छे से लगे हुए, कंटिन्यूअसली लगना है ना, लेकिन क्यों, क्योंकि सेल साइकिल भी तो क्या होती है, सेल डिवीजन कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, लगातार विभाजन करते रहती है, बीच में रुकने वाला कोई रहता नहीं है। हालांकि हम लोग ऐसे पढ़ने की दृष्टि से इसको बनाए हैं, ऐसे डिवाइड किए हैं कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इस चक्र में, तो ये सब चीजें। तो देखें ये इंटरफेज जो है ना, इंटरफेज, उसमें बात जाने हम क्या जाने कि इतना सारा चीज है, तो उसमें और क्या क्या लिखा है देखते हैं। तो ये पूरा आई जो ये वाला कलर में जो दिखाई दे रहा है ना, रेड टाइप में, मतलब ब्राउन में, वो क्या है, आई है पूरा। अब आई के ही सब फेजेस होते हैं, जैसे कि कौन, ये G1 दिया है, एस दिए हैं, और यहाँ पर क्या दिया है, G2 दिया है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, M G2 और ये सब चीज़ क्या है, पहले पढ़ते हैं थोड़ा से। ये दो है ना, कौन सा वाला इंटरफेस को बोल रहे हैं, ये दो क्रमिक M चरणों के बीच का चरण है, मतलब बोल सकते हैं इंटरफेज, इधर M फेज है और इधर M फेज है, इन दोनों M फेज के बीच की अवस्था होती है कौन, इंटरफेज जो है। मतलब बोला जाए कि यहाँ पर ऐसे M, यहाँ पर M आया, फिर से ऐसे घूमेगा, फिर से M आएगा, मतलब सेल लगातार डिवाइड करते रहेगी तो M आते जाएंगे बीच में। इसमें कोशिका वृद्धि और डीएनए संश्लेषण शामिल है, मतलब इसमें दो चीजें हैं, क्या, इस इंटरफेज में क्या होगा, सबसे पहला कोशिका वृद्धि होगा, दूसरा क्या, डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए संश्लेषण होगा, लेकिन सेल डिवीजन नहीं होगा। सेल डिवीजन कब होगा, वो तो एम फेज में होगा। कुल मिलाकर बोला जाए ना कि कोशिका चक्र में कितने लोग शामिल है करके पूछेंगे, तो ये बात भी एनसीईआरटी लिखा है कि क्या होती है, सेल ग्रोथ होती है। सेल ग्रोथ का मतलब कोशिका वृद्धि होगी, प्लस दूसरा चीज और क्या होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन होंगे, मतलब डीएनए का क्या, संश्लेषण, प्लस तीसरा कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। तो बताओ यहाँ पर क्या क्या हुआ, तीन अलग अलग बातें हैं यहाँ पर, क्या कि कोशिका चक्र में क्या क्या चीज होता है, तो पहला सेल ग्रोथ होता है, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तीसरा क्या होता है, कोशिका विभाजन, ये तीनों चीज होते हैं, मतलब इसमें है ना, सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन, ये तीनों चीजें। ठीक, अब ये हो गया, तो अब बोलेंगे कि इंटरफेज में कौन कौन शामिल है, पूछेंगे इन दोनों में से, ये जो दोनों है ना, डीएनए रेप्लिकेशन और है ना ये, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ इंटरफेज में है, जबकि कोशिका विभाजन किस में है, एम फेज में। ये भी जानना है हमें। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे तो समझ आ जाती है। ठीक है, इंटरफेज में क्या होता है, दो चीजें होती है इंटरफेज में, क्या क्या दो चीजें, एक तो क्या है, सेल ग्रोथ कर रहा है, मतलब कोशिका वृद्धि हो रही है, दूसरा क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहे हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ जो होती है किस में होती है, पूछेंगे तो इंटरफेज में, जबकि एम फेज में क्या होता है पूछेंगे तो यहाँ पर होती है सेल डिवीजन, मतलब एक्चुअल में सेल दो है, दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, और हम डायग्राम से यहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेल डिवीजन है, ये देखो दो भाग में डिवाइड हो गई, सीधी सी बात है। ठीक है, और देखिए इंटरफेज मतलब आराम का चरण, या बोल सकते हैं विश्राम की अवस्था जो होती है, यह कोशिका चक्र की अवधि का 95% से अधिक का समय लेती है, 95% से भी ज्यादा का समय लेती है ये, है ना, बता दिया है ना। इसका आगे और देखें, अब इंटरफेज में हम इंटर कर रहे हैं, है ना, इंटरफेज में इंटर करते ही हमें ये पता चलता है कि इंटरफेज के 3 चरण हैं, और ठीक है, तो कौन कौन से 3 चरण उसको भी जानते हैं। तो सबसे पहला होता है G1 फेज, कौन सा फेज, G1 फेज, या इसको गैप बोलते हैं, गैप 1 फेज, या एंटे फेज। एंड फेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ज्यादा टाइम तक रुकेगा, बहुत लंबे समय तक रुकेगा, तो G1 फेज है। दूसरा है ना
एस फेज है ये वाला, है ना, G1 के बाद में ये एस है, सेकेंड वाला एस फेज है, ये G1 है, G1, और ये एस है, और ये क्या है तीसरा नंबर G2 फेज होती है, G2। तो ये तीन इंटरफेज जो है तीन फेजेस में डिवाइडेड है। देखते हैं इसको तीन फेजेस में क्या क्या चीज़ें होती है, इसको भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखें इसका पहले थ्योरी देखते हैं, फिर इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे इसको। देखो इसमें G1 फेज, गैप 1 और इंटरफेज है। पहली वृद्धि मतलब कोशिका चक्र में पहला जो फेज होता है उसमें ये पहली फर्स्ट ग्रोथ स्टेज होती है, यह समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृतिकरण के बीच की अवस्था है, ठीक है। मतलब G1 क्या है, G1 है किसके किसके बीच में, S है इधर, और इधर क्या है M। तो ये जो M है ना, उसके बाद G1 है, उसके बाद में S है। मतलब हम बोल सकते हैं ये पूरा माइटोसिस फेज जो है ना M है, और इधर उसके बाद में पहला स्टेज जो आती है गैप 1 वो G1 है, ये वाली क्या है S है, और ये वाली क्या है G2 है। तो बताओ इस G1 को पूछेंगे तो बताएंगे क्या M और S के बीच में ही है, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, S और M के बीच है नहीं बोलेंगे, M और S के बीच में है बोलेंगे, M को पहले बोलेंगे, M पहले है, फिर G1 फिर S, ये नहीं बोले। देखो ऐसे दोनों तरीके से पूछ सकता है ना, क्या देगा कि G1 उपस्थित है S और M के बीच में, M और S के बीच में, M और G2 के बीच में, S और G2 के बीच में, ऐसे क्वेश्चन देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना है कि हमेशा सेल साइकिल जो भी जब भी हम पढ़ते हैं तो एक प्रॉपर सीक्वेंस रहता है, मतलब क्लॉकवाइज घूमता है वो पूरा, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो मतलब हमें क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, ऐसे क्लॉकवाइज, तभी सही सही सीक्वेंस होगा, वरना गलत हो जाएंगे, है ना। तो G1 किसके बीच है पूछेगा तो M और किसके बीच में है, S के बीच में। तभी देखो समसूत्री विभाजन M है और डीएनए रेप्लिकेशन मतलब S है, इसकी बीच की अवस्था होती है, बोला है G1 को, ठीक है। इसके बाद में देखो इसमें क्या होता है G1 में, जाने ओवरऑल इसका वो भी दे दूंगा मैं, है ना, कैसे बनती है। कोशिका लगातार वृद्धि करती है, मेन इवेंट, कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय है, लगातार वृद्धि करेगी, सीधी सी बात है G1 में, है ना, क्योंकि इंटरफेज में उस टाइम में वृद्धि चलते रहता है, ग्रोथ होते रहती है सेल में। दूसरा उपापचयी रूप से सक्रिय, मेटाबॉलिज्म तो चलते रहेगा भाई, है ना, बिना मेटाबॉलिज्म के कहाँ कुछ हो पाएगा, सेल अपना खाना पीना खाता ही रहेगा, जो बनाना है बनाता ही रहेगा, तो उपापचय तो चलते ही रहते हैं, ठीक है। उपापचय का मतलब बनाएगा भी कुछ अणुओं को, कुछ अणुओं को तोड़ेगा भी, सब काम करती है ये। तो कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है, डीएनए प्रतिकृतिकरण के लिए तैयार होती है, मतलब अगला इसको डीएनए प्रतिकृतिकरण करना है, मतलब एस फेज में जाना है। तो इसके लिए देखो इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें हुआ कोशिका वृद्धि की, उपापचयी रूप से सक्रिय रही और डीएनए प्रतिकृतिकरण के लिए तैयार होती रही, तैयार हो रही है ना, अभी तैयार हो रही है सिंथेसिस फेज में, ठीक है। तो ये जाने हम लोग जीवन में ये चीज हुआ। अब दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एस फेज जो रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होगा, इसमें डीएनए प्रतिकृतिकरण होती है, मतलब प्रति कोशिका डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या नहीं बढ़ती। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने लायक है कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है इसमें कि क्या क्या चीजें हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो देखें यहाँ पर कि देखो जब भी G1 के बाद में, है ना, S आती है, और S जो रहती है ना G1 और G2 के बीच में रहती है, क्लॉकवाइज सीक्वेंस फॉलो करना है, मैं बता दिया ना, क्लॉकवाइज जो करेगा उसका सही हो जाएगा। G1 और G2 के बीच में है, मतलब वो पहले जो इसके बाद आती है ना उसको पहले बोलना पड़ता है हमें, G1 और G2 के बीच की अवस्था। हम ये नहीं बोलेंगे कि G2 और G1 के बीच की अवस्था, नहीं बोलेंगे, हम हमेशा बोलेंगे G1 और G2 के बीच की अवस्था होती है कौन, एस फेज, या इसको हम लोग सिंथेसिस फेज बोलते हैं, सिंथेसिस फेज, है ना। सिंथेसिस फेज का मतलब संश्लेषणकारी अवस्था होती है, ये संश्लेषित होती है डीएनए। तो इसमें क्या होती है, डीएनए की मात्रा, देखो डीएनए का क्या हो रहा है यहाँ पर, प्रतिकृति हो रहा है, डीएनए का क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन को हम पढ़े रहते हैं कहाँ पर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। मतलब ये जो डीएनए है ऐसे रहती है डीएनए, यहाँ पर हम डीएनए को 2C से डिनोट करेंगे। तो डीएनए के बीच में पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होती है, तो ये अलग हो जाती है दोनों, और जब अलग होती है तो इनके बीच में, है ना, क्या बनते हैं, तो इनके बीच में एक नया स्ट्रैंड बनता है डीएनए का, है ना। तो जो नीला वाला ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है, ओल्ड स्ट्रैंड होते हैं, ओल्ड स्ट्रैंड डीएनए के, है ना। यहाँ पर भी ब्लू वाला कौन सा स्ट्रैंड है, ओल्ड स्ट्रैंड, जबकि ये ब्लैक वाला जो है कौन सा स्ट्रैंड है, ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला क्या है, न्यू, ये न्यू है, ये भी न्यू है, न्यू न्यू है दोनों, तो नए नए बन गए। तो 2C से डिनोट किए थे पहले, अब कितना हो जाएगा, है ना, ये 2C था, अब कितने हो जाएंगे, यही डबल होके
4C हो जाते हैं, मतलब डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है एस फेज में। उसके अलावा यहाँ पर एक और बात जानना है हमें कि देखो डीएनए की मात्रा तो क्या हो गई, डीएनए 2 गुनी हो गई, 2 गुनी हुई कहाँ पर, एस फेज में। उसके अलावा जो गुणसूत्र थे ना उसकी संख्या क्या रही, समान। गुणसूत्र की संख्या कैसे रही, समान ही रही। गुणसूत्र की संख्या समान रही। ये बात में ना बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, गुणसूत्र की संख्या समान कैसे हो सकती है, डीएनए जब डबल हो गए है ना, तो गुणसूत्र क्यों डबल नहीं हुआ। गुणसूत्र को भी डबल हो जाना था, है ना, यहाँ पर हम क्वेश्चन ला सकते हैं। तो भाई इसके लिए हमें थोड़ा से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा दिमाग के लिए हमें अलग से पढ़ना पड़ता है ना। तो देखो कहाँ हम ज़्यादा दिमाग लगा सकते हैं, तो देखते हैं इधर क्या होता है एक्चुअल में, है ना। तो देखिए इधर हम ये बात जानेंगे कि ये होती है गुणसूत्र है, ये है ना गुणसूत्र, ये गुणसूत्र है ना। गुणसूत्र के हम 4 प्रकार देखे थे, है ना। तो गुणसूत्र 4 प्रकार की होती है, एम, है ना, ये वाला मेटा सेंट्रिक है ना, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और सब मेटा सेंट्रिक वाला 4 प्रकार के गुणसूत्र बनते हैं, है ना। तो उसमें देखो ये गुणसूत्र है, और देखना है ना ये वाला ऐसा है, ये यहाँ पर भी एक और लेते हैं गुणसूत्र को, ऐसे ये गुणसूत्र है, ठीक है। अब देखें ये गुणसूत्र में ना ये क्या है, क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड। अब हम लोग ना बहुत सारा चीज जानने वाले हैं, ये समझ आ गया है ना तो समझो बहुत सारा चीज हमें पता चल जाएगा। सेंट्रोमियर है ये, सेंट्रोमियर का मतलब गुणसूत्र, गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु है ये, है ना। ये सेंट्रोमियर, इधर भी क्या है, ये सेंट्रोमियर है, ये क्या है, क्रोमेटिड है, ठीक है। अब ये जो है ना अकेला गुणसूत्र है, ये भी क्या है, अकेला गुणसूत्र। तो ये अभी एन एन कंडीशन में, तो n इज इक्वल टू 23 नंबर है इसका, गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी है, 23। जबकि एक और बनाते हैं हम लोग, तो एक और बनाते हैं तो मतलब क्या है यहाँ पर एक और बनाएंगे, मतलब जब रेप्लीकेशन होगा डीएनए का, है तो डीएनए का रेप्लीकेशन होगा, तो देखना यहाँ पर क्या होंगे, ये वाला देखो ये गुणसूत्र है, ये भी गुणसूत्र है ना। लेकिन अभी ये गुणसूत्र लोग कैसे कंडीशन में है, 2n कंडीशन में है। 2n का मतलब ये डिप्लॉयड, या बोल सकते हैं इसको हम लोग क्या, ये द्विगुणित अवस्था में है। यहाँ पर भी सेंट्रोमियर है, यहाँ पर भी क्या है, सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर है ना, तो यहीं पर वो चीज रहती है, एक चीज है जिसको जानते हैं, यहीं पर 2 ऐसे रहते हैं, है ना, ये भी है, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है। इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, क्या, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर होती है। और ये भी क्या है, ये भी काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर है ना, ये भी काइनेटोकोर है, ये भी काइनेटोकोर है। एक सेंट्रोमियर, एक गुणसूत्र बिंदु, 2 काइनेटोकोर होती है, क्योंकि जब सेपरेशन होते हैं स्पिंडल फाइबर यहीं पर आते हैं, और स्पिंडल फाइबर यहीं पर आके अटैच होते हैं, कहाँ पर, इस काइनेटोकोर में जाके जुड़ जाती है ना। तो गुणसूत्र को अलग करने के लिए इस काइनेटोकोर में स्पिंडल फाइबर आते हैं ड्यूरिंग, है ना, मेटाफेज के बाद में, जब मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज हो जाती है, अभी पढ़ेंगे भी, तो उस टाइम में। तो यहाँ पर ये देखो डिप्लॉयड कंडीशन में है ना। सेम चीजें यहाँ पर हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये देखो ये वाला जो है, ये एक एक गुणसूत्र है। अब इसके अंदर में एक एक गुणसूत्र में ये डीएनए ही डबल हुआ है, गुणसूत्र डबल नहीं हुए। एक गुणसूत्र ये है, दूसरा गुणसूत्र ये है, लेकिन इसी गुणसूत्र में नया डीएनए का खंड आ गया है, लेकिन गुणसूत्र की संख्या वही है। क्यों? क्योंकि ना सेंट्रोमियर जितना होगा ना गुणसूत्र भी उतने ही होंगे, जितना सेंट्रोमियर होगा उतना ही गुणसूत्र होंगे। देखो यहाँ पर सेंट्रोमियर की संख्या कितनी, गुणसूत्र बिंदु कितने हैं, एक। यहाँ पर भी गुणसूत्र बिंदु कितनी है, एक। हालांकि वो क्रोमेटिड जो है ना बढ़ गए, ये वाले भी क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड थे, और ये भी क्या है, क्रोमेटिड ही है ना। और ये क्या हुए, ये रेप्लिकेशन से बना है एक क्रोमेटिड जो है, जबकि एक वाला देखो ये अलग अलग गुणसूत्र थे, अब ये क्या हुआ, ये रेप्लिकेशन से, मतलब ये वाला ऐसे बन गया है ना, और ये वाला जो है ना फिर से ऐसा ही बनाएगा, ये वाला जो क्रोमोसोम है फिर से क्या बनाएगा, वैसा ही बनाएगा, है ना, फिर से मतलब ऐसे ऐसे बनाएगा ये वाला, ये सेकंड वाला। जैसे मान लो इसको मैं ए नंबर दे रहा हूँ, है ना, तो इसको मैं, है ना, बी दे रहा हूँ, तो ये ए का ही क्या है, ए डेस है, जबकि ये बी का बी डेस है। तो देखो यहाँ पर भी गुणसूत्र बिंदु मतलब सेंट्रोमियर की संख्या एक ही है, मतलब गुणसूत्र क्या है यहाँ पर भी, तो गुणसूत्र की संख्या यहाँ पर क्या है, एक ही है। मतलब देखो एक एक गुणसूत्र, एक सेंट्रोमियर मतलब एक गुणसूत्र, सीधी सी बात है। बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है
कि गुणसूत्र बिंदु जितने होंगे ना सेंट्रोमियर जितने, गुणसूत्र भी उतना, गुणसूत्र भी उतना, ठीक है, गुणसूत्र भी उतना ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिप्लॉयड वाले बात को अभी जानेंगे, है ना, यहाँ पर इसको हटाते हैं। अभी सिर्फ इसमें फोकस करना है हमें, एक गुणसूत्र दूसरा गुणसूत्र है, एक एक सेंट्रोमियर है दोनों के पास में, है ना, ये सेंट्रोमियर है। अब इन्हीं लोग के अंदर में जो डीएनए था वही रेप्लिकेशन किया, और ऐसे डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, है ना, एक का ये है और एक दूसरे वाले का ये वाला है। तो गुणसूत्र की संख्या हमेशा, है ना, देखो गुणसूत्र की संख्या डीएनए ही रेप्लिकेट हो गए, गुणसूत्र की संख्या सेम ही रहा, गुणसूत्र सेम ही हो गए। और जब ये रेप्लिकेट किया तो देखो अपने समान एलील बनाते हैं, जैसा एलील उसमें रहता है ना वैसी एलील उसमें भी रहता है। एलील की संख्या बताए हैं कैपिटल ए कैपिटल बी वाला। तो ये सब चीज हम लोग जाने कि गुणसूत्र की संख्या जो है ना, गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई, समान ही रही, है ना, डीएनए की संख्या क्या हो गई, दोगुनी, जबकि गुणसूत्र की संख्या समान रही। तो गुणसूत्र की संख्या कब बढ़ती होगी, तो ये बढ़ता है कब, जब एनाफेज के बाद चली जाती है कोशिका, एनाफेज में जब आती है तो गुणसूत्र की संख्या बदल जाती है। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या कब बदलेगी, जब एनाफेज में आएंगे, क्योंकि दोनों स्प्लिट हो जाती है वहां से, तब बढ़ेगी, है ना। इस बात को जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया हूं मैं यहाँ पर। ये सब चीज जो सेंट्रोमियर वगैरह कुछ भी याद नहीं रखना, इसमें जैसे गुणसूत्र बिंदु है वैसे गुणसूत्र की संख्या भी, गुणसूत्र भी उतना ही होंगे जितने गुणसूत्र बिंदु होंगे। अब वो कैसे दिखाई देती है उसके हिसाब से उसको बनाना रहता है हमें। कभी कभी क्या होता है कि देखो अब ये बने, यहां से तो ये बन गया है और यहां से ये बन गए। अब इसको, इन दोनों को अब हम लोग क्या बोलेंगे पता है, जब दोनों एक साथ एक जगह में आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम है ये, इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। देखो यहाँ पर दो, यहाँ पर इसका क्रोमेटिड है, इसका भी क्रोमेटिड, इसका क्रोमेटिड, इसका क्रोमेटिड, ऐसा क्रोमेटिड है। मतलब इसमें ना देखो एक यहाँ पर ऐसा जो दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्रोमेटिड की संख्या पूछेंगे ना तो दो है, एक ये है, एक ये वाला क्रोमेटिड है, एक ये वाला क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड है इसके पास में। कितने क्रोमेटिड है, दो। ये इसका क्रोमेटिड है, इस क्रोमोसोम में भी दो क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड ये क्रोमेटिड, है ना, ये क्या है क्रोमेटिड, और ये भी क्या है क्रोमेटिड। तो बताओ ये दोनों क्रोमेटिड है, एक ही किसमें है, एक ही सेंट्रोमियर है, मतलब एक गुणसूत्र है। तो एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड है, तो बताओ दोनों आपस में सिस्टर होंगे कि नॉन सिस्टर होंगे। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तो इसका जरूरत पड़ता है हमें, सिस्टर नॉन सिस्टर का। तो देखो एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर और यहाँ पर ना दो काइनेटोकोर होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि एक गुणसूत्र बिंदु, मतलब एक गुणसूत्र बिंदु, इससे इसको लिख लेना भाई, बाकी सब चीज तो ये बताया, जो भी नहीं समझ आया होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको लिखना एक गुणसूत्र बिंदु, तो एक गुणसूत्र, एक गुणसूत्र बिंदु तो एक गुणसूत्र, और एक गुणसूत्र में दो क्या है क्रोमेटिड। कितने हैं, दो क्रोमेटिड, और दो क्या है काइनेटोकोर है। एक गुणसूत्र में, है ना, क्या एक गुणसूत्र बिंदु में क्या है, एक गुणसूत्र, और एक गुणसूत्र में कितने, दो क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड में दो काइनेटोकोर, ताकि ये अपने अपने तरफ ऐसे निकल जाएगा बाद में। ठीक है, अब ये दोनों एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड है और आपस में कौन से क्रोमेटिड होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दोनों जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम डिप्लॉयड कंडीशन में दिखाई दे रहा है 2n में, और ये भी 2n कंडीशन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि चार यहाँ पर मतलब ऐसे चार बने हुए दिखाई दे रहे हैं क्रोमेटिड, लेकिन एक्चुअल में दो क्रोमेटिड है। तो दो क्रोमेटिड दिखाई दे रही है और 2n कंडीशन में है। आपस में ये वाले क्रोमेटिड देखो, और ये वाले क्रोमेटिड आपस में, ये भी क्या है सिस्टर है, और ये भी क्या है सिस्टर है। ये दोनों क्या है सिस्टर क्रोमेटिड है आपस में, है ना, सिस्टर सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या, इसके बाद आती है ये वाली, है ना। तो इसको हम जब इससे कंपैरिजन करेंगे एक होमोलोगस क्रोमोसोम के, है ना, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड से कंपैरिजन करेंगे तो दोनों लोग क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो जाएंगे। अब इसको डिटेल स्टडी करने के बाद में ऐसा जान पाए हैं, है ना। पहले तो मैं एक ही क्रोमोसोम में बताता था इसको, है ना, कि ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये है ना दूसरे हैं। तो अभी ये जानना है कि एक ही गुणसूत्र था, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ तो डबल डबल कर लिए, है ना, एक एक गुणसूत्र थे, इन लोग सिंगल सिंगल में दिखाई दे रहे थे। ठीक है, वो डबल है ना, ऐसे डबल डबल बनते दिखाई दे रहे हैं, दो दो होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक पास आ गए, तो 2n कंडीशन बन गए दोनों मिलकर। अरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे ये दोनों आपस में, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। और इन्हीं के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता था। पहले के हम लोग इसमें क्रॉसिंग ओवर पढ़ते थे
लेकिन अभी ये जानना है कि दो गुणसूत्रों के क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, दो गुणसूत्र के बीच में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता हुआ दिखाई देगा, है ना, जब पैकेटिन स्टेज पढ़ेंगे। तो अभी ये जानना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको जानेंगे तभी हमारा बात बन पाएगा। तो देखिए अभी और क्या होता है इसमें। तो वही बात बताया मैंने कि है ना, गुणसूत्र की संख्या क्या रहती है, समान रही। और उसके बाद आगे देखें कि एनिमल सेल्स जो होती है ना, नाभिक में प्रतिकृति शुरू हो जाती है और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर ना, ये सब चीज़ तो जो भी लिखा है हिंदी में उतना हम लोग पता नहीं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि एस फेज में हुआ क्या। तो एस फेज में क्या हुआ, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, मतलब डीएनए का प्रतिकृतिकरण, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, है ना। यही लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि एनसीईआरटी का फेवरेट लाइन है ये, कि डीएनए का रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है सेल साइकिल के। तो बता दिया है इस फेज में, लेकिन ये हुआ कहाँ पर है, साइड जानना है हमें। अभी क्वेश्चन को कठिन करने का देंगे। तो ये होती है भाई न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियस के अंदर। अब भाई डीएनए जहाँ पर रहेंगे वहीं पर ही तो होगी क्या। अभी ये मत बोलना कि माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अंदर भी डीएनए है, फिर उसका क्या। तो उसको भी पढ़ेंगे हम लोग, अभी उसका बारी आएगा, ठीक है। अभी ये जानना है कि न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले डीएनए जो जीनोम है, जो एक्चुअल में क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिसके पास है ना, वो रेप्लिकेट हो रही है। तो कहाँ पर है वो, न्यूक्लियस के अंदर में होती है, केंद्रक के अंदर है मतलब वो। लेकिन इसके अलावा पहला, इसके अलावा और भी काम होती है यहाँ पर। तो दूसरा चीज और होता है, सेंट्रियोल को जानते होंगे, सेंट्रियोल को हम बोलते हैं तारक केंद्र। ये तारक केंद्र का भी क्या होता है, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन बोल सकते हैं। इसका भी क्या होता है, डुप्लीकेशन मतलब द्विगुणीकरण। तो ये होती है कहाँ पर, इसका साइट कहाँ पर होता है, तो जहाँ पर ये साइटोप्लाज्म रहे, जहाँ पर ये सेंट्रियोल रहेगा वहीं पर ही तो डुप्लीकेशन होगा। तो इसका साइट क्या है, तो सेंट्रियोल में जो डुप्लीकेशन होती है उसका साइट क्या है, साइटोप्लाज्म। जबकि डीएनए का रेप्लिकेशन का साइट क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब केंद्रक के अंदर में क्या होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन। जबकि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में क्या होती है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। वो भी विभाजन होता है किसमें, एस फेज में। तो एस फेज में दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, पहला डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और तारक केंद्र का भी विभाजन होगा, लेकिन अलग अलग जगह में। ये जैसे न्यूक्लियस के अंदर में होगा, तुरंत ही साइटोप्लाज्म के, है ना, अंदर में भी क्या होगा, तारक केंद्र का विभाजन होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये, है ना। इसके आगे और देखते हैं। एज सिंथेटिक फेज होती है, तो ये सब चीज़ जान गए हम लोग। तो ये की पॉइंट है एक्चुअल में, ये ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से हम देख भी सकते हैं, ये वाला सेंट्रियोल जो है ना, दो दिखाई दे रहे हैं, दो सेंट्रियोल। ये देखो डिवाइड हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर डीएनए भी रेप्लिकेशन होकर दो हो जाते हैं ना, देखो डीएनए दो होती हुई दिखाई दे रही है। ये अलग से संतरा टाइप का, अलग से क्या दिखाई दे रहा है, मैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है एक्चुअल में, ठीक है। इसका आगे और देखें। अगला है जी2 में, जी2 में क्या होती होगी, तो दूसरा विकास चरण होता है, कोशिका वृद्धि जारी रहती है, मतलब कोशिका वृद्धि तो जारी रहती ही है ना। आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण, देखो यहाँ पर आरएनए बनेंगे और आरएनए जैसे बनेगी वे तभी प्रोटीन बन पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं डीएनए से ही क्या बनती है, आरएनए बनती है, और आरएनए से ही क्या बनते हैं, प्रोटीन। तो जब तक डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन नहीं बनेगा। तो हम प्रोटीन संश्लेषण बस लिखा है एनसीईआरटी वालों ने, है ना, कि इसमें प्रोटीन संश्लेषण वाला फेज है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ये बोले हैं। लेकिन बिना आरएनए बने हम लोग प्रोटीन नहीं बना सकते, और बिना आरएनए राइबोसोम का हेल्प ले बिना ये क्या नहीं बना सकता, प्रोटीन नहीं बना सकता। और ये जो प्रोटीन होती है ना, फिर प्रोटीन का क्या खेल होता होगा यहाँ पर, भाई प्रोटीन नहीं रहेंगे तो ये सब चीज होगा ही नहीं, सीधी सी बात है। यहाँ पर अभी हम लोग वो भी पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या रहती है पता है, यहाँ पर चेक पॉइंट्स रहते हैं। चेक पॉइंट चेक करता है, तो चेक पॉइंट में प्रोटीन ही लोग तो रहते हैं, प्रोटीन लोग बैठे रहेंगे, उन्हीं लोग चेक करते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर याद रखना, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण जारी रहता है, उसका माइटोसिस के लिए अब तैयार हो जाती है यहाँ से। लेकिन हमें ना बहुत सारी बात जो है ना अधूरी बताई गई है, हमें और भी बात जानना है, क्योंकि एनसीईआरटी पूरी बात को एकदम अच्छे से बता नहीं पाया, इसीलिए हमें और जानना पड़ेगा यहाँ से। तो हम जानते हैं यहाँ से और कि क्या क्या हुआ यहाँ पर। ठीक है, इंटरफेस को ही अभी हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। तो देखें यहाँ से क्या होता है ना, देश दुनिया में जाने। ठीक। अब देखें,
है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कितने भाग में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको जानते हैं हम लोग। तो ये है और ये है, मान के चलो। हालांकि वो एम फेज छोटा ही रहता है, लेकिन हमें बताने के लिए यहाँ पर ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये क्या होती है, G1 फेज होती है कोशिका चक्र में। ये क्या होती है, एस फेज होती है। और ये होती है क्या, G2 फेज, है ना। और उसके बाद में होती है ये पूरा जो है एम फेज है। तो एम में भी हम लोग अलग अलग फेजेस पढ़ते हैं। तो ये होती है प्रो फेज होती है, और दूसरा होता है फिर प्रो फेज, मेटा फेज होती है, ये मेटा फेज। उसके बाद होती है एना फेज। उसके बाद होती है टीलो फेज, होती है टीलो फेज। और उसके बाद में यहाँ से यहाँ पर होती है ना, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं वो भी जानेंगे। मतलब सेल एक्चुअल में आकर दो भाग में ऐसे डिवाइड हो जाती है यहीं पर, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज जो पढ़े ना, ये है क्या, तो ये यहाँ से शुरू होती है, किससे, कैरियोकाइनेसिस से शुरू होती है। कैरियोकाइनेसिस होता है ना। अब इनके बारे में हम भी जानते हैं, क्योंकि कई एग्जाम इसको ही पूछता है। कैरियोकाइनेसिस को हिंदी में बोलेंगे, है ना, केंद्रक द्रव्य विभाजन। केंद्रक द्रव्य विभाजन, मतलब केंद्रक के अंदर में जो द्रव्य है ना, वो पहले विभाजित होती है, साइटोप्लाज्म बाद में विभाजित होते हैं। क्योंकि देखो कम कौन है, केंद्रक द्रव्य वाले लोग ही कम रहते हैं। मतलब बोला जाए कि ये सेल है, तो सेल के अंदर में ये क्या है, VC है, जबकि ये क्या है, VN है। तो VN वाले लोग पहले डिवाइड होंगे, और V वाले लोग, है ना, डिवाइड होकर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज करते रहेंगे, तब जाके फिर, है ना, VC वाला बात आएगा। मतलब साइटोकाइनेसिस बाद में होती है, पहले कैरियोकाइनेसिस से ही क्या होती है, एम फेज शुरू होती है। तो ये बात भी जानना है कि एम फेज की शुरुआत जो है कहाँ से होती है, तो कैरियोकाइनेसिस से शुरू होती है। ये बात NCERT लिखा है और वो बात को जानना है। तो इसकी प्रथम अवस्था जो होती है ना, प्रोफेज, और यही जो रहती है ना सबसे ज्यादा समय लेती है, ठीक है। जो कल वाला एग्जाम हुआ ना, उसमें यही क्वेश्चन आया था कि माइटोसिस में एम फेज में सबसे ज्यादा जो समय लेती है वो कौन लेती है, प्रोफेज ही लेती है। कंडेंसेशन यहीं पर होता है ना, इसीलिए। लेकिन फिर भी हम टाइम को डिवाइड करते हैं, देखें, है ना, यहाँ से ऐसे पूरा, ये पूरे में जब देखते हैं हम लोग, तो इसका हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज को बोलते हैं हिंदी में अंतरालावस्था बोलेंगे। इसी को हम लोग विश्राम अवस्था भी बोलते हैं, है ना। विश्राम अवस्था क्यों, क्योंकि ये 23 आवर, या बोल सकते हैं 95% टाइम जो है ना यही लेता है। 95% टाइम को कौन लेता है, इंटरफेज, अंतरालावस्था, या इसको हम लोग कभी कभी विश्राम प्रावस्था भी बोलते हैं। विश्राम प्रावस्था बोलेंगे किसको, ये जो सेल इंटरफेज वाले को, अंतरालावस्था को हम लोग बोलते हैं, है ना। तो इसको डिवाइड करके चले हम लोग, तो कम से कम 12 से आवर लगभग ये लेता है, 8 आवर ये लेते हैं, और 5 आवर करीब करीब ये लेता है। तो 12 और 5 नहीं, यहाँ पर 10 आवर है, 10 आवर करीब ये लेगा। तो 10 आवर में 10 और 8 18, 18 और, है ना, कितने हो गए, 5 23, 23 घंटे का समय, है ना। तो इसमें भी हम लोग G1 G2 ऐसा करेंगे, तो ऐसे समय लेती है ये पूरा 23 घंटा। और एम फेज जो रहता है भाई, ये तो है ना 1 आवर, मतलब 5% से भी लेस देन 5% टाइम को टेकन करता है। ये कौन सा, ये जो एम फेज होती है वो, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक द्रव्य विभाजन है, जबकि साइटोकाइनेसिस का मतलब सीधा सी बात है ना, कोशिका द्रव्य का विभाजन है। ये किसका विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन, द्रव्य का विभाजन है ये। कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजित होती है, यहाँ पर केंद्रक द्रव्य विभाजित होते हैं। पहला मीनिंग तो वही जानना है, कई बार वही लिख के दे देते हैं। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है, तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब ही क्या है, केंद्रक द्रव्य के विभाजन। जबकि साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म का विभाजन होती है यहाँ पर, मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगी यहाँ पर, ठीक है। अब ये जान गए हम लोग। इसके अलावा और भी बात करते हैं। तो G1 में क्या होता है, तो G1 में सेल ग्रोथ होती है भाई, सीधी सी बात है। कोशिका वृद्धि करती है, सेल हमेशा ग्रोथ करेगी यहाँ पर। और दूसरा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है ये सेल, मेटाबॉलिकली क्या रहती है, सेल एक्टिव रहती है, मेटाबॉलिकली क्या रहती है, एक्टिव। और सेल हमेशा ग्रोथ करते रहती है, और DNA संश्लेषण के लिए तैयार हो जाती है। G1 की बात करें तो G1 रहती है किसके किसके बीच में, तो ये रहती है S, और इधर की ओर में, इधर S, उधर क्या है, उधर की ओर M होती है। तो ये G1 और S, जो G1 है M और S के बीच में रहती है। और हम जानेंगे हमेशा जब भी पढ़ेंगे ना, क्लॉक वाइज पढ़ेंगे, इसको ना याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। क्लॉक वाइज पढ़ते हैं, इसी की वजह से कई लोग का गलत हो जाता है, देखना इसी में कैसे गलत करते हैं। तो G1, है ना, MG1S होती है। अब दूसरा, ये पहला हो गया सेल ग्रोथ वाला, ये वाला है ना G1 फेज है ये,
G1 फेज में ये सब कार्यक्रम हुआ। दूसरा हम लोग एस फेज जानते हैं, एस फेज को हम लोग सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण प्रावस्था होती है ये। तो संश्लेषण प्रावस्था में क्या होगी, तो एस फेज में बात करें दूसरा नंबर एस फेज, तो इसमें हम लोग पढ़े क्या, तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। तो वो भी कहाँ पर होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन होती है कहाँ पर, न्यूक्लियस के अंदर में, न्यूक्लियस में हुआ। जबकि यहाँ पर एक चीज और पढ़े हम लोग, सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होता है, सेंट्रियोल का विभाजन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है ना, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। तो ये भी कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ साइटोप्लाज्म में। तो ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में हुआ। ये हो गया। अब एस किसके किसके बीच में है करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो एस होती किसके बीच में, G1 और G2 के बीच में, G1 और G2 के बीच में है एस। उसके बाद में आती है कौन सा, G2। तो G2 में क्या हुआ, तीसरा नंबर G2। तो G2 में हम पढ़ते हैं क्या, तो यहाँ पर बना क्या, आरएनए का संश्लेषण हुआ और प्रोटीन का संश्लेषण होती है, प्रोटीन का संश्लेषण। संश्लेषण होती है, प्रोटीन का संश्लेषण होगा किसमें, G2 में। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है, देखते हैं, है ना। तो इसमें और क्या हुआ उसको भी जाने थोड़ा। ये जो G1 और S है ना, इसके बाद में G1 और S इन दोनों के बीच में यहाँ पर लगे रहते चेक पॉइंट, चेक पॉइंट 1, चेक पॉइंट 1 लगे हैं G1 और S के बीच में। दूसरा G2 और M, यहाँ पर G2 और M के बीच में लगे हैं चेक पॉइंट 2 लगे हैं, यहाँ पर चेक पॉइंट 2। G1 और S के बीच में है चेक पॉइंट 1। तो ये इसको पूछते हैं किसके किसके बीच होती है, तो G1 और S के बीच याद रखना है। G1 और S के बीच में कौन है, चेक पॉइंट, इंपॉर्टेंट है चेक पॉइंट याद रखना। चेक पॉइंट फर्स्ट G1 और S के बीच में चेक पॉइंट 2, ये है G2 और M के बीच में। तो G2 और M में भी कौन सा, तो M में भी प्रोफेज के बीच में है, यहाँ पर G2M। चेक करते हैं लोग सही से कुछ का विभाजन होती कि नहीं होती उसको, ठीक है। उसके अलावा प्रो मेटाफेज एनाफेज के बीच में रहती है एक और चेक पॉइंट, तो चेक पॉइंट नंबर 3 है ये, चेक पॉइंट नंबर 3। तो जी एक इसके बीच में है ये, तो इसको भी याद रखना, मेटाफेज और एनाफेज के बीच में है, एनाफेज के बीच में। तो इसको भी पूछते हैं कहाँ कहाँ पर रहती है ना। तो ये आया हुआ भी है नीट 2016 में आया था ये वाला क्वेश्चन, चेक पॉइंट 2 कहाँ पर है करके पूछा था। तो G2M के बीच में याद रखना। चेक क्या करती है इन लोग, तो जानते हैं हम लोग इसके बीच में क्या रहते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली देखे यहाँ से क्या रहती है, तो यहाँ पर रहती है CDK प्रोटीन, CDK4 प्रोटीन, CDK4 प्रोटीन। और यही प्रोटीन जो रहती है चेक करते हैं, साइक्लिन डाइकाइनेज नाम का एक एंजाइम होता है ना, मतलब प्रोटीन है वो, एंजाइम मतलब क्या, प्रोटीन। और प्रोटीन ही क्या करती है, चेक करती है, तभी सेल डिवीजन जो है ना प्रॉपरली रूप से हो सकते हैं। यहाँ पर भी वही प्रोटीन है CDK4, लेकिन ये 2 टाइप्स वाले होते हैं, CDK4 2 टाइप्स वाले लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन चेक करती है, चेक पॉइंट में प्रेजेंट है और सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बताती है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब डीएनए रेप्लिकेशन सही से नहीं होता तो कौन से चेक पॉइंट को है ना चेक करना रहता है। क्वेश्चन पूछते हैं, जब डीएनए रेप्लिकेशन सही नहीं होता, सही से नहीं हुआ है, नहीं हुआ, यह कौन से चेक पॉइंट से पता करते हैं, यह कौन से चेक पॉइंट, कौन से चेक पॉइंट से पता करते हैं, पॉइंट से पता। तो कौन से चेक पॉइंट से करते हैं पता, तो चेक पॉइंट नंबर 1 2 3 है ना, ये सब है हमारे पास में। तो चेक पॉइंट है ना, आंसर बताएंगे कितना, दूसरा नंबर। क्यों, क्योंकि देखो S के बाद में ही तो G2 है। अब हम S से पहले वाला जो चेक पॉइंट है, नाका यहाँ पर है, एक नाका इधर है, एक नाका इधर है। अब बताओ है ना, चोर कहाँ से है, चोर को पकड़ना है तो हमें इसके बाद वाले नाके को देखना पड़ेगा, क्योंकि चोरी की उत्पत्ति इधर से हुई है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन यहीं पर हुआ है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने। और डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होती है, और यही एस फेज को ना चेक पॉइंट यदि सही से हुआ कि नहीं वो चेक करने के लिए चेक पॉइंट नंबर 2 को देखना पड़ेगा, ना कि और दूसरे चेक पॉइंट को। तभी तो हमें पता चलेगा कि डीएनए रेप्लिकेशन सही से हुआ कि नहीं हुआ है। बात समझ आई कि नहीं आई। इतने सारे आवर्स में हम लोग डिवाइड करके रखे हैं, और इसमें भी देखो प्रोफेज मेटाफेज है ना, फिर टीलोफेज किए है ना, उसमें प्रोफेज वाले लोग है ना ज़्यादा टाइम लेता है, इनके कंपेरिजन में ज़्यादा समय, फिर है ना धीरे धीरे कम समय होते जाता है
और लास्ट में तो बहुत कम समय लगता है, मतलब 1 घंटे को हम डिवाइड कर दिए हैं, तो मान लो 1 घंटे में से 25 मिनट यही ले लेगा, बाकी और लोग है ना, बाकी के जो बचेंगे है ना, जितने भी 35 मिनट उसको ले लेंगे। तो ऐसा ज़्यादा समय इसको ही लगेंगे। इसमें बता रहा हूँ ना, इसमें क्या ज़्यादा समय बोलेंगे तो ये प्रो फेज में लगेगा, और बाकी इसमें का बोलेगा इंटरफेज और एम फेज में से, तो इंटरफेज ही है भाई ज़्यादा समय वाला, क्योंकि 23 आवर्स लग रहे हैं इसमें, 23 घंटे का समय लग रहा है यहाँ पर। तो बहुत सारा बात जाने जीवन में क्या होता है, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, एस है G2 ये सब चीज़ जान गए है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जानना है हमें, देखते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो सकता है, तो देखते हैं इधर से। तो कभी कभी क्या होता है, सेल डिवीजन हमेशा सतत बने मतलब कोशिका वृद्धि तो सतत प्रक्रिया है, सेल डिवीजन हमेशा नहीं होते रहता, सेल डिवीजन को रोकना पड़ता है ना, रुकता भी है सेल डिवीजन है ना, कोशिका विभाजन होना बंद हो जाता है। तो जब होना विभाजन बंद होना जब चालू बंद होता है, मतलब तो उस टाइम में कोशिका जो रहेगी कहाँ पर जाएगी, तो जाएगी वो G0 स्टेज में, तो जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका चक्र की शांत अवस्था, एक क्वेसेंट स्टेज ऑफ द सेल्स बोलते हैं किसको, कोशिका चक्र की G0 अवस्था को, है ना, G0 अवस्था। तो G0 अवस्था के बारे में जानते हैं थोड़ा से, है ना, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो G0 अवस्था के बारे में जाने हम लोग कि इसमें क्या क्या होता है। G0 अवस्था है क्या, G0 फेज। तो पहले बात बताओ, तो ये कहाँ से निकल कर जाती है, G1 से निकल कर जाएगी, G1 से निकल कर। तो बताओ ये कोशिका चक्र से निकल रही है कि नहीं निकल रही है, ये कोशिका चक्र जो है ना, चक्र चलते रहता है उससे निकल रही है ये, तो G1 से निकल के जा रही है, G1 से निकलती है, G1 से निकल कर G0 में जाती है, कोशिका जाती है, G0 से निकल कर किस में जाती है, G0 में जाती है। दूसरा इस टाइम में क्या होती है, G0 पे जब जाएगी तो कोशिका क्या हो जाएगी पता है, निष्क्रिय हो जाएगी, निष्क्रिय अवस्था बोलेंगे, है ना, कोशिका क्या हो जाएगी, निष्क्रिय अवस्था है ये, है ना, क्वेसेंट स्टेज, या इसको हम लोग शांत अवस्था बोलते हैं, कोशिका चक्र की शांत अवस्था। इस टाइम में शांत है कोशिका, है ना, कोई प्रकार का है ना तामझाम नहीं है यहाँ पर। तो G1 से निकल कर G0 में चली गई। दूसरा क्या है, ये उपापचयी रूप से सक्रिय, उपापचयी रूप से, उपापचयी रूप से सक्रिय नहीं रहेंगे वो लोग डेड हो जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। भले वो G0 से सेल साइकिल से निकल गई है, लेकिन उपापचयी रूप से क्या है, उपापचयी रूप से क्या है, सक्रिय, मतलब मेटाबॉलिकली रूप से क्या है, ये एक्टिव है, लेकिन विभाजन नहीं करती, ये विभाजन नहीं करती। तो सीधा लाइन यही सब चीज लिख के आता है भाई कि G0 में क्या क्या होता है, तो G1 से निकल कर, मतलब कोशिका चक्र से एग्जिट हुई है, निकली है, एग्जिट, ठीक है, कोशिका चक्र से निकली है और G0 में चली गई है निष्क्रिय अवस्था में, शांत अवस्था में, तो उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है लेकिन विभाजन नहीं करती। इसी लाइन से AR वाले क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत देते हैं, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है और प्रीवियस ईयर में इनसे क्वेश्चन आए भी हुए हैं G0 अवस्था से। तो कब से कहाँ से निकलती है, G1 से निकलती है, ये बात जानना है हमें, ठीक है। तो करेक्ट सीक्वेंस यदि पूछा जाएगा यहाँ से, है ना, तो करेक्ट सीक्वेंस भी जान लेते हैं हम लोग, सेल साइकिल का, है ना, सेल साइकिल का सही क्रम क्या है, तो ये भी क्वेश्चन बन के आता है, सही क्रम। तो सही क्रम को देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहला तो हमारा G1 से ही याद रखेंगे, G1 से S, G2 और M, G1 से S और G2 M, मतलब जब भी हम सेल साइकिल में क्लॉकवाइज चलेंगे तभी क्या होगा, क्लॉकवाइज के चलने से, क्लॉकवाइज चलेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सही हो पाएगा। मतलब G1 S G2 M चलेंगे तो इसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो G1 किसके किसके बीच है पूछेगा, तो G1 पूछेंगे, इससे पहले वाले लोग इधर आएंगे M, और इधर वाले लोग क्या आएंगे, S वाले इधर आएंगे। S को पूछेंगे तो S से पहले कौन रहती है, G1, और इसके बाद कौन रहती है, G2। G2 को पूछेंगे तो G2 के बाद रहती है M और उससे पहले रहते हैं S। यदि M को पूछेंगे तो M के बाद रहती है कौन, G1, और उसके पहले रहती है कौन, G2। ये सब ना करेक्ट सीक्वेंस है, ऐसी सीक्वेंस को याद रखना। इसमें से कोई भी सीक्वेंस यदि दिया है, ये वाला सीक्वेंस को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट सीक्वेंस है यही वाली, करेक्ट क्रम, सही क्रम है। हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते जरूर है, लेकिन हमारा बाइलिंगुअल हो जाता है कैसे भी करके, क्योंकि टर्मिनोलॉजी को हम हिंदी में पढ़े या इंग्लिश में पढ़े सेम ही बात है कि नहीं। अब मैं यहाँ पर करेक्ट क्रम लिखा हूँ, मतलब सही क्रम है ये एक्चुअल में, ठीक है। सही क्रम क्या है कि क्लॉकवाइज यदि हम चलेंगे तो ही हमें सही क्रम मिलेगा, और सही क्रम ऐसा है G1 S G2 M, और यही करेक्ट सीक्वेंस है। कई बार क्वेश्चन आया और उसमें से ये सब भी देते हैं, तो कौन किसके बीच में होता है जान गए,
एक बार सेल साइकिल को इमेजिन किए G1S G2M, बस वही तो है। और क्या कहानी है इसकी, कुछ भी कहानी नहीं। देखो इसमें हम लोग बहुत सारा बात को बताया मैंने, हर एक बार यही सब चीज से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, जो जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन। और इस बार देखो कठिन बनाने की कोशिश करेंगे तो बोलेंगे कि कहाँ पर होती, पूछेंगे तो साइट पूछ सकते हैं, साइटोप्लाज्म में होती है ये वाली, और वो वाली न्यूक्लियस में। तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है, तो इसका डुप्लीकेशन भी क्यों हुआ रहता है उसको भी जानेंगे, है ना, आगे उसका काम आएगा। तो ये पूरा जो कहानी है सेल साइकिल की है, पूरा सेल साइकिल हम लोग पढ़ चुके, और इसमें हम लोग एक करेक्ट सीक्वेंस भी जान गए, और ऐसे क्वेश्चन आती है ये भी जान गए। G0 स्टेज को भी जाने, कोशिका चक्र की शांत अवस्था है ये, है ना। इसी अवस्था में हम लोग क्या होती है कि G1 से निकलकर गई रहती G0 में, उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है और विभाजन नहीं करते रहती। यहाँ पर चेक पॉइंट वगैरह भी कहाँ कहाँ पर है उसको भी देखे, G1S के बीच में, G2M के बीच में, और थर्ड है मेटाफेज एनाफेज के बीच में भी चेक पॉइंट रहते हैं तभी। तो देखना, है ना, यहाँ पर जब हम मेटाफेजिक प्लेट के बाद में एनाफेज वाला जब पढ़ते हैं उस टाइम में देखना बताएंगे कि यहाँ पर जब स्प्लिटिंग होते रहते, कई कई बार स्प्लिटिंग नहीं हो पाता यहीं पर, तो उसको भी तो चेक करने वाला होना चाहिए। स्प्लिटिंग नहीं होता, मेटाफेज के बाद एनाफेज में दोनों को अलग अलग होना रहता है ना, तो उसके बाद पॉलीप्लाइडिक कंडीशन आ जाती है वाला बात जानेंगे ना, यहीं पर होती है। तो इसी की वजह से सिंड्रोम जो बनते हैं जो है ना, सिंड्रोम इसी की वजह से बनती है जब स्प्लिट नहीं हो पाता, तो उसको भी पढ़ेंगे चेक पॉइंट 3 की वजह से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा, है ना। इसके बाद जो थ्योरी और थोड़ा दिया है उसको भी पढ़ लेते हैं कि एम फेज में क्या होती है, उसको भी जाने थोड़ा। तो क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में यही सब चीज़ हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है। प्रोफेज मेटाफेज, देखो इसमें जो बना के भी दिखाए हैं ना, प्रोफेज को ज़्यादा बना के दिखाए हैं, दिखाई दे रहा है ना। प्रोफेज ये जो है ज़्यादा, फिर थोड़ा से कम, फिर कम, यहाँ पर तो बहुत कम लगती है ना। तो जल्दी हो जाता है न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस से शुरू होती है ये। और कैरियोकाइनेसिस में ऐसे सब है ना, बहुत सारा चीज़ दिखाई दे रहा होगा ऐसे, है ना, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। अभी देखो वास्तविक कोशिका विभाजन यहाँ पर होगी, पहले तो तैयारी होगा, है ना, वैसे ही है सेम, है ना, कि जब कोशिका तैयारी करती है, तैयारी, तो कोशिका तैयारी करने में ही क्या लगता है, ज़्यादा समय, समय ज़्यादा। और एक्चुअल में जब विभाजन होना होगा, विभाजन, तो क्या हो जाएंगे, जल्दी हो जाएगा विभाजन, क्या हो जाएंगे, जल्दी। मतलब तैयारी के लिए ज़्यादा समय लगता है, विभाजन के लिए, है ना, कम समय लगता है, विभाजन जल्दी होता है ना। और जो होती है, तो तैयारी में, तैयारी को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेल साइकिल या सेल डिवीजन के टर्म में इंटरफेज है, जबकि विभाजन क्या है, एम फेज या माइटोटिक फेज होती है ये, है ना, मतलब विभाजन प्रवस्था है ये। तो देखो जब भी, है ना, किसी का शादी होता है तो 3 महीने पहले से क्या करते रहते हैं, तैयारी, 3 दिन में शादी हो जाता है कि नहीं। तुम लोग भी नीट पेपर देने जा रहे हो, 1 साल तैयारी करते हो पूरा, और कितने दिन में मतलब हो जाता है पेपर, कितने घंटे में, 3 घंटे। 3 घंटा जो है आने वाले 60-70 साल जो फ्यूचर है उसको डिसाइड कर देता है। हालांकि जो फ्यूचर सबका बदलते रहता है, कोई चाहते तो है MBBS करके कुछ और कर लेता है, तो एक MBBS जो है वही बस, है ना, हमारा एम नहीं होना चाहिए, और भी कुछ कर सकते हैं। टोटल ओवरऑल हमारा वो होना चाहिए, एम होना चाहिए कि अच्छी ज़िंदगी जिए, तो उसके लिए कैरियर बनाना है, तो कैरियर कोई भी फील्ड हो सकते हैं, है कि नहीं। तो विभाजन, है ना, जो होती है वो जल्दी होता है, तैयारी करने में ही समय लगती है। तो बोलते भी है ना कि कोई भी चीज को निर्माण करने में ही सबसे ज्यादा समय लगता है, डिस्ट्रॉय करने में नहीं रहता, है ना। एक जेसीबी के लाएंगे और एक ही दिन में तोड़ देंगे पूरे घर को, जिस घर को बनाने में कितने दिन लगा था, है कि नहीं, या कोई भी चीजें हैं। तो ये बात भी हमें जानना है, ठीक है। तो ये सब चीजें, माइटो वास्तविक विभाजन इसी में होता है, एम चरण में। और इसमें क्या होता है, विभाजन माइटोसिस का प्रतिनिधित्व करता है। मानव कोशिका चक्र में यह केवल 1 घंटे तक रहता है। तो एम चरण में शामिल होती है कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक द्रव्य के विभाजन, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य के विभाजन। तो 2 चीजों में होती है ये, एक केंद्रक द्रव्य का विभाजन होती है ना, और दूसरा किसका विभाजन होगी, तो साइटोकाइनेसिस का होगा। और कैरियोकाइनेसिस में ही इसके पार्ट बन जाते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, यही सब बन जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़े हैं ना, बहुत सारा बात जाने हम लोग, ठीक है। और कुछ है ना, 1-2 बातें और हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ सेल जो रहती है ना, कुछ सेल विभाजन नहीं करती। तो कौन सी सेल, हार्ट सेल, जो फर्स्ट मंथ में बन जाती है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में बनती है ये सेल, है ना। यही सेल जो रहती है ह्यूमंस के अंदर में, जो सेल है हार्ट सेल, ये क्या नहीं करती, डिवाइड नहीं करती, तो विभाजन नहीं करती हृदय कोशिकाएं। तो यह बात सीधा, है ना, अभी तक तो दिए नहीं है लेकिन दे सकते हैं कि हृदय कोशिका विभाजन नहीं करती, इसको, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं रहती किसमें, हृदय कोशिकाओं में। और भी देखें, कई अन्य कोशिकाएं क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने के लिए कभी कभी विभाजन करती है।
अब देखो भाई, यहाँ पर हमारा पूरा सेल अच्छे से बना हुआ है। अब इसको विभाजन करने की क्या ज़रूरत है ना। अभी क्या कर दिए इसको, है ना, हम चाकू वगैरह लाए और छील दिए। ऐसे छील दिए इसको, या लगता है कहीं पर, है ना, चोट आती है तो यहाँ से टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो टिश्यू डैमेज होगा तो रिकवर करना पड़ेगा ना उसको। तो रिकवर जब होती है तो ऐसे स्टेजेस होते हैं अलग अलग। तो देखे हैं क्या, जिस दिन कट लगता है उसी दिन ठीक हो जाते हैं। कभी भी ठीक नहीं होता, क्यों? क्योंकि 24 घंटे के अंदर में विभाजन करना खुद शुरू करता है ये। तो विभाजन होने में समय लगता है। तो 7-8 दिन 10 दिन के समय के बाद ही ऐसे गैप जो है ना भर जाती है। तो जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती है या मृत कोशिकाओं को बदलने के लिए, मृत हो गई यहाँ की कोशिका, उसको बदलने के लिए कभी कभी विभाजन करती है, ज्यादातर किसमें, ह्यूमंस के अंदर में की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कहानी है इसकी। ठीक है, इसके आगे और देखें। कोशिकाएं जो आगे विभाजन नहीं होती वो जीवन चरण से बाहर निकलती है ना। बाहर निकलती मतलब एग्जिट हो जाती है ना, एग्जिट, एग्जिट हो जाती है। ये एग्जिट हो जाएगी और एक निष्क्रिय चरण में प्रवेश करती है ना, उसको पेसिव स्टेज बोलते हैं, जिसे मौन चरण या शांत चरण जी नॉट कहा जाता है। ऐसी कोशिकाएं उपापचय रूप से सक्रिय रहती है लेकिन बढ़ती नहीं है, विभाजन नहीं करती, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, जी नॉट फेज या क्यूसेंट स्टेज ऑफ द सेल साइकिल बोलते हैं जी नॉट को। इसको बता दिया मैंने। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना तक देखते हैं, और इसके आगे जो हम पढ़ेंगे, है ना, और नेक्स्ट क्लास हमारा किसके लिए रहेगा, माइटोसिस के लिए, है ना। माइटोसिस और मियोसिस जो है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ समझ आया होगा तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं नोट्स वगैरह। नीट जोन के WD को क्या करके रखना, सब्सक्राइब करके। ठीक है, थैंक यू।